तो बेसिकली जो ये पंजाबी सूबे की जो डिमांड थी ना कि पंजाबियों के लिए सूबा, ये हिंदू जो पंजाबी थे उन्होंने नहीं उठाया इसको, मुखर तौर पे अकाली दल ने, और जो सिख मेजोरिटी पंजाब विद इन जो आज का पंजाब है उस स्टेट की, उन्होंने उठाया। तो बागड़ी को, हरियाणवी को, जब उसमें पुआधी होगी उसको हम यूजुअली हिंदी का वेरिएंट मानते हैं। तो 66 में हरियाणा बाय डिफॉल्ट बन गया। हाँ, अकाली दल का 6 का इसके लिए पंजाब बनाने के लिए बहुत मतलब उनका संघर्ष रहा, अपना पंजाब बनाने के लिए कि जहाँ सिख मेजोरिटी में हो। DDLJ was the Punjab movement of Bollywood, then Gangs of Wasseypur was the बिहार झारखंड मूवमेंट। तो शायद तनु वेड्स मनु या दंगल was the हरियाणा मूवमेंट। देश वाले एरिया में आप गांव की गांव में बयान कर सकते हैं, बागड़ी सिरसा में आप कर सको, पूरे एक गांव में घने गोतो हैं। गांव की गांव में बयान, गांव की गांव में, चौटाला गांव में भी। ताऊ देवीलाल की बागड़ी और बंसीलाल की बागड़ी आर नॉट द सेम। अब ये कुछ भी बना रहे हैं, जैसे लाडो वर्ड था, इन्होंने बहुत विकृत कर दिया। लाडो तो माँ बाप अपनी बेटी ने कहा करते, या बड़ा भाई अपनी छोटी बहन ने कहा करता, उसको ये जैसे गर्लफ्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं। राम राम नमस्कार, हरियाणा तक देखने लाग रहे सो आप, और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। तो थोड़ा इत्मीनान ते, थोड़ा ध्यान ते, या पूरी बातचीत सुनियो। और यह बातचीत हम करने वाले हैं निशांत दहिया साहब गिलिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मारता टाइम दिया, आप स्टूडियो में आए। बातचीत हम शुरू करांगे हरियाणा बनया उस दौर तय जी। हरियाणा जब बनया तो हमारे दौरे क्राइसिस था हमारी पहचान का जी। उसके पीछे हमारी बोली, हमारी खेती बाड़ी, तकनीक, बहुत सारी चीज़ें हरियाणा ने ग्रो कराया। तो मैं आपने उस टाइम में ले जाना चाहूँ थी, और ईद तक का आप एक ये पूरा सफ़र मारते बता दो कि ये जो पहचान का जो अपने संघर्ष रहे अपने राज्य का, बोली का, भाषा का, खेती बाड़ी का, वो की डाल का था। अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा पीछे तो नहीं जाएंगे इतिहास में, इसको ले चलते हैं 1795 तक। ठीक से मतलब हरियाणा एक तो नाम की कड़िता आया, मतलब 66 में आया, 1795 में आया, 1300 में आया, ये उससे पुराना है। जो दस्तावेज मिले हैं मतलब मॉडर्न टाइम्स के, ब्रिटिश टाइम पे, तो एक जॉर्ज थॉमस करके एक आयरिशमैन था, वो एडवेंचरर था, मतलब कभी इसकी मिलिट्री में काम कर लिया, कभी उसकी में कर लिया। तो उसने यहाँ आके बेगम सुमरो की उसमें मिलिट्री में वो जनरल बन गया आके, फिर अपनी एक अलग रियासत कार्व आउट कर ली जो भिवानी का एरिया है। इस एरिया में भिवानी और इसके झज्जर के बीच का जहाजगढ़ एक रियासत उसने बनाई थी, एक बैटल हुआ था। तो उस जो रियासत बनाई ना, जो एरिया बनाया, उसका नाम उसने रखा हरियाणा। स्पेलिंग थोड़ी अलग थी, HARIANA, हरियाणा। तो हरियाणा जो नाम है ये 66 का नहीं है, 1795 में भी इसी नाम से एक राज्य उसने फर्स्ट टाइम, मतलब एक अंग्रेज था जिसने हरियाणा बनाया 1795 में। फिर वो आड़ा अंग्रेज आगे प्रॉपर 1803 में मराठा गिलम की लड़ाई हुई, वो सब होता रहा, फिर पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया ये एरिया। पहले ये एरिया था बंगाल प्रेसिडेंसी में, मतलब जब, क्योंकि वो वहां से राज करते थे कलकत्ता से। फिर आ गया ये आगरा के पास, यूपी वालों के पास, हरियाणा का एरिया। और 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तो एज अ पनिशमेंट जो हरियाणा का रीजन था एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे, इसको पंजाब के साथ मिला दिया गया। 1849 से पहले मतलब पंजाब भी जो था, एक ट्रीटी हुई थी ब्रिटिशर्स और सिखों की। तो उससे पहले 1839 में इसकी डेथ से मतलब 39-40 तक रणजीत सिंह का राज था, कह सकते हैं आप। उसके बाद फिर वहाँ सरदारों की या सिखों के साथ इनका मतलब बार बार जो है एक टसल चलता रहा। सतलुज एक बाउंड्री होती थी हिंदुस्तान और पंजाब की। पंजाब को हिंदुस्तान नहीं माना जाता था, हिंदुस्तान को पंजाब नहीं माना जाता था, तो सतलुज बाउंड्री थी। तो मालवा का जो रीजन है ना, मालवा, हरियाणा, दिल्ली तक, ये सेपरेट था और पंजाब अलग था। 57-58 में रिवोल्ट हुआ, इनको हमें पनिशमेंट में मिला दिया गया पंजाब के साथ। 90 साल करीबन फिर एक साथ रहे 47 तक। तब थोड़ा सा अंग्रेजों ने डेलीगेशन भी करा पावर का, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे असेंबलियां भी बननी शुरू हुई, लोग इलेक्शन चलते रहे यहाँ 1920s मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बाद 20-30 साल चलता रहा। फिर असल जो क्राइसिस आई वो थी 47 to 66, जिसमें से मतलब स्टेट, अलग स्टेट मांगने की जो सारी बात हुई ना, क्योंकि 1795 का हरियाणा 1947 में किसी को याद नहीं था। वो मतलब ऊपर नीचे होते होते वो इतिहास के पन्नों में छुप गई वो चीज़, वो किसी को नहीं पता थी। फिर क्या हुआ 47 में, क्योंकि पंजाबी माइग्रेशन हुआ था उस तरफ से, हिंदू पंजाबी माइग्रेशन, और यहाँ से मुस्लिम माइग्रेशन हो गया था, वहाँ पार्टीशन हो गया, एक नई रियलिटी बन गई। तो अब जो आज के टाइम पे 3 स्टेट हैं प्लस जो यहाँ के प्रिंसी स्टेट थे, वो एक राज्य था, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, जो आज का सारा रीजन है। इसमें रियासतें भी थी ऊपर, नाबा की, पटियाला की, इसको पेप्सू बोलते थे हम। 47 से लेके 56 तक ये पेप्सू भी रहा। पंजाब की बस चलती होंगी आपने रोडवेज, शान पेप्सू के नाम से, तो वो पटियाला बेस्ड जो राज्य थे उनको बोलते हैं। यो पेप्सू मतलब इसमें आप मान ले कि पंजाब, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन इसकी फुल फॉर्म थी।
हाँ तो तो इसमें मतलब पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में तीनों इकट्ठे थे। तीनों इकट्ठे थे और पेप्सू बोलते थे, जो ये पेनिनसुलर स्टेट थे इनने, इन नाम पेप्सू आया करते। तो इनका भी विलय हो गया 56 तक, पूरा मतलब जब देश का इंटीग्रेशन चल रहा था। तो ये जो बीज थे ये उठे लेट 50s में, और हम हरियाणा वाले नहीं उठाए, ये उठाए पंजाब ने। कारण क्या था कि 53 से लेके जब सबसे पहले आंध्र प्रदेश बनाया गया, पोटी श्री रामुलू ने, उसने उसकी डेथ हुई, उसने वो सत्याग्रह करा और भूख हड़ताल, उसके बाद उसकी डेथ होगी। तो लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स, लैंग्वेज पे स्टेट्स, उस टाइम तक धारा चल रही थी, मतलब 1953 से स्टार्ट हो गया था। फिर 56 में ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा, उसने कहा कि हाँ भाई लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट बना दो। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक का एरिया इकट्ठा था, उसने गुजरात अलग बना दिया, गुजराती की बेसिस पे, मराठी की बेसिस पे महाराष्ट्र अलग बना दिया, कर्नाटक अलग बना दिया। तो पूरे देश में एक मतलब लहर हवा थी 50s में कि जबान लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनने लग रहे थे। यहाँ की पॉलिटिक्स क्या थी, यहाँ क्या था कि सिख जो थे, टोटल जो अब नया पंजाब बना था इसमें हिंदू मेजोरिटी थी और सिख जो थे वो माइनॉरिटी थे। हिमाचल, हरियाणा और पंजाब मिला के 3 एरिया हो गए ना, तो वहाँ हिंदू जो थे वो मेजोरिटी में थे और सिख जो थे वो माइनॉरिटी में थे। तो पंजाब में एक बड़ा अजीब सा मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन थी कि वहाँ के जो हिंदू पंजाबी भी थे वो पंजाबी बोलते थे, और जो वेस्ट पाकिस्तान से आए थे वो भी पंजाबी बोलते थे, और जो लोकल जो रूरल सरदार थे या जो गांव पिंड में रहते थे वो भी पंजाबी बोलते थे। लेकिन बड़ा मतलब एक टसल चला कि जो हिंदू पंजाबी थे वो कहने लगे हमारी जबान जो है वो हिंदी है, पंजाबी नहीं है, उनके साथ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए अपने आप को। तो बेसिकली जो ये पंजाबी सूबे की जो डिमांड थी ना कि पंजाबियों के लिए सूबा, ये हिंदू जो पंजाबी थे उन्होंने नहीं उठाया इसको, मुखर तौर पे अकाली दल ने, और जो सिख मेजोरिटी पंजाब विद इन जो आज का पंजाब है उस स्टेट की, उन्होंने उठाया। तो इसके लिए धरने प्रदर्शन हुए 60s में, कई ने अपने ऊपर आग लगा ली, बहुत मतलब चंडीगढ़ के लिए बहुत इस पर ड्रामे होते रहे। तो ये बात 60s आते आते कितने ना कितने अब मन में बैठ गई थी, आगे इकट्ठे नहीं रह सकते, मन में आ गई थी बात ये। तो फिर इन्होंने शाह कमीशन बिठा दिया, 63 के बाद कमेटियां बनी, शाह कमीशन बना कि हाँ भाई इसका फैसला करो कि लैंग्वेज के बेसिस पे होगा, किस बेसिस पे होगा, कैसे एरिया दिए जाएंगे। तो पंजाब फिर इन्होंने जहाँ जहाँ पंजाबी मेजोरिटी विलेजेस थे वो एरिया इन्होंने पंजाब को दे दिए, और जो हिंदी स्पीकिंग थे, हरियाणवी स्पीकिंग नहीं, हिंदी स्पीकिंग, तो ये डिफरेंस था पंजाबी वर्सेस हिंदी का। तो हिंदी के बेसिस पे फिर हरियाणा, पहले हरियाणा बना, फिर इन्होंने हिमाचल, लेटर ऑन हिमाचल बन गया। 2-3 चीज़ों के, लेकिन उसके जो है ना बैगेज होते हैं, जैसे पार्टीशन के हमारे कुछ बैगेज हैं, बॉर्डर एरिया हो गए, मैकमोहन लाइन, रेड क्लिफ लाइन, कश्मीर आज भी बैगेज है, मतलब उसका आज तक डिसीजन नहीं हो पाया। तो हरियाणा पंजाब के पार्टीशन के जो बैगेज है ना 2-3, वे आज भी चल रहे हैं। एक SYL हो गया, एक चंडीगढ़ हो गया, और एक हिंदी स्पीकिंग एरियाज हो गए विद इन पंजाब। कहने का मतलब है कि हम जैसे एक मोनोलिथ मानते हैं एक स्टेट को कि भाई पंजाब में है तो सारे पंजाबी बोलते होंगे, ऐसा नहीं है। हरियाणा में है तो सारे हरियाणवी या हिंदी बोलते होंगे, ऐसा भी नहीं है। हिंदी की ज़बानें बोलते हैं हरियाणा में मोस्टली। तो पंजाब में गया, पंजाब में भी काफ़ी एरिया है, बॉर्डरिंग एरियाज, जो पंजाबी नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल अबोहर फाजिल्का का एरिया है, वेस्ट पाकिस्तान से लगता हुआ, उड़ा लोग बागड़ी बोल रहे हैं। सिरसा से पूरा एक बेल्ट जाती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, सिरसा से ऊपर होते होते पाकिस्तान बॉर्डर तक, जहाँ का ये लॉरेंस बिश्नोई जिसकी हम आज इतनी बात करते रहते हैं, ही बिलोंग्स टू मतलब फाजिल्का, अबोहर फाजिल्का। तो पूरा बागड़ी रीजन है वहाँ। ये आपके जो जाखड़ साहब हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये ही इज ऑल्सो बागड़ी, स्टेट प्रेसिडेंट है पंजाब के, बट वो बागड़ी हैं। तो वो पंजाबी उनकी मदर टंग नहीं है, उन वहाँ के लोगों की पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसकी मदर टंग है आपकी बागड़ी। तो बागड़ी को, हरियाणवी को, जब उसमें पुआधी होगी उसको हम यूजुअली हिंदी का वेरिएंट मानते हैं। 30s की इंग्लिश कमीशंस की भी रिपोर्ट है, और मुस्लिम लीग की भी अपनी जो इंटरनल है रिकमेंडेशन वो भी है कि ये जो अम्बाला डिवीजन थी ना, अम्बाला शिमला डिवीजन, इट वाज हिस्टोरिकली अ पार्ट ऑफ हिंदुस्तान एंड नॉट ऑफ पंजाब। कहने का मतलब ये है कि ये एरिया ऐतिहासिक तौर पे हिंदी स्पीकिंग रहा है। जो चंडीगढ़ का भी एरिया है, मनी माजरा का जो चंडीगढ़ का एरिया, इसको हम पुआध बोलते हैं। पंजाब के 4 हिस्से हैं, माझा, मालवा, दोआबा और पुआध। तो पटियाले का जो रीजन है ना, पटियाला, मोहाली, चंडीगढ़, जिस पर चंडीगढ़ शहर बसा 50s में, तो ये सारा एरिया भी पुआधी है। कुछ लोग अब इस पे भी मतलब कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग इसने कहना पुआधी है जो इसकी डायलेक्ट है पंजाबी की, कुछ ना कहे कि ना हिंदी है, मिक्स है, क्योंकि उसकी व्याकरण हिंदी की है, शब्द पंजाबी के हैं, तो ऐसा है। तो उस पर भी टचल चला। फिलहाल जो भी रियलिटी है आज की डेट पे, तो ये अब और फाजिल्का हरियाणा को मिलते मिलते इसलिए रह गया क्योंकि एक बीच में गांव था वो पंजाबी मेजोरिटी था,
पता नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ उस गाँव का, तो एक गिद्दड़बाहा तो अलग हो गया, ऐसे कुछ नाम था उस गाँव का, मैं नाम भूलने लग रहा हूँ आज की डेट पे। तो एक मतलब है कि कतर सी थी गाँव में, और बाकी अगले पूरा डिस्ट्रिक्ट जो था हिंदी स्पीकिंग था, तो उसकी वजह से कॉन्टिग्यूटी का वो ध्यान रखते हुए इन्होंने वो नहीं हुआ। फिलहाल तो 66 में हरियाणा बाय डिफॉल्ट बन गया। हाँ, अकाली दल का 6 का इसके लिए पंजाब बनाने के लिए बहुत मतलब उनका संघर्ष रहा, अपना पंजाब बनाने के लिए, कि जहाँ सिख मेजोरिटी में हो। तो 66 के बाद वहाँ 60% सिख हो गए, 40% हिंदू हो गए उस स्टेट में। बाकी ये दोनों स्टेट हिंदी स्पीकिंग और हिंदू मेजोरिटी हो गए। लेकिन अब बात आई हरियाणवी आइडेंटिटी की, भाई हरियाणा क्या है, मतलब क्योंकि वो तो बाय चांस बाय डिफॉल्ट बना। हाँ, 2 लोगों का योगदान मैं बार बार कहता हूँ इसमें है, हरियाणा बनवाने में भी, क्योंकि जब पंजाबी सूबा बन रहा था, पंजाब जब बन रहा था, तो उनका ये मतलब नहीं था कि हरियाणा बनाओ, उनका था पंजाब बनाओ और हमें जींद तक का एरिया हमें दे दो। जहाँ तक मतलब सिख इन्फ्लुएंस रहा है हिस्टोरिकली, इसमें थानेसर हो गया, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, जींद तक का एरिया सारा हमारा। बाकी जो एरिया बचेगा ना हरियाणा का, टूटा फूटा नीचे का, सेंट्रल और साउथ हरियाणा, उसको दिल्ली में मिला दो या राजस्थान में मिला दो। तो उस टाइम पे कोई महादिल्ली की भी बात हुई, उस टाइम विशाल हरियाणा की भी बात हुई कि नहीं एक विशाल हरियाणा बनाए जिसमें सारा वेस्टर्न यूपी और नॉर्थ राजस्थान के भी रीजन हो जो सेम सी डायलेक्टिकल बेस्ड लैंग्वेजेस बोलते हैं। वो खैर किसी भी पॉलिटिकल या जो भी रीजन थे नहीं हो पाया उस टाइम पे। तो 2 लोगों ने इस टाइम पे 50s में और 60s में, अर्ली 60s में, जिन्होंने हरियाणा हिंदी स्पीकिंग बेस्ड पे जिन्होंने कहा कि हरियाणा बनना चाहिए, तो ताऊ देवीलाल थे और एक प्रोफेसर शेर सिंह। प्रोफेसर शेर सिंह ने तो बहुत एक्टिवली काम करा, मतलब लिटरली कि भाई कमेटी में जाके भी ये दिखाना कि हाँ ये हरियाणा की नुमाइंदगी कम है, ये एरिया हरियाणा को मिलना चाहिए, कागज पत्री जो पूरी हो ना वो उन्होंने करी। हाँ, पॉलिटिकल लीडरशिप देवीलाल ने दी, ताऊ देवीलाल ने। तो उन्होंने बहुत सारे भाषण, पंजाब की यूनाइटेड असेंबली थी उसमें उन्होंने बागड़ी में दिए, जस्ट टू अपोज कि मैं पंजाबी डोमिनेशन नहीं सहूंगा, हम भी सही, हाँ कि हम भी हैं, हम भी कुछ चीज है ना। तो ये एक इतिहास रहा है। 66 में हरियाणा बनने के बाद फोकस सारा आइडेंटिटी, क्योंकि हिंदी के नाम पे स्टेट बना था, तो हरियाणवी तो इसमें कितने पीछे छुप गई, क्योंकि हरियाणवी का नाम लेवा कोई नहीं था ना कि भाई, क्योंकि जो अपने आप उस टाइम जनरेशन थी ना, आप उसका माइंडसेट देखो, बहुत सारे जो लीडर थे हरियाणा के वे आर्य समाजी थे। तो वैसे ही हिंदू रिफॉर्मिज्म और उन चीज़ों पे, और भाई कि यहाँ से कास्ट की वो दूर करनी है, प्योरिटी पॉल्यूशन के नॉर्म दूर करने हैं, ठीक है, आइडलेट्री दूर करनी है, यहाँ से उनका फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा था। और एक नया स्टेट बना था, तो नया स्टेट का निर्माण करना था, क्योंकि आदमी का आइडेंटिटी की बात आदमी जब भी करा जब उसका पेट भरा हुआ, जिसका पेट नहीं भरा, जो वैसे गुर्बत गरीबी में है, वो आइडेंटिटी की बात कितना करेगा, वो कल्चर की बात कितना करेगा। ये टर्म वो है जो थोड़े रिफाइंड आदमियों के जो है ना, चोचले यंग गैस होंगे, ये उन लोगों का फोकस ज़्यादा रहा है। तो 66 में स्टेट बन गया। उसके बाद 30-40 साल तक आप इसको देखोगे तो कोई हरियाणवी होने पे गर्व करना और हरियाणवी होना ऐसा कुछ कोई आपको कोई गाना भी नहीं मिलेगा। हम कहते हैं सिनेमा समाज का ही ना होता है, उस टाइम हरियाणा में सिनेमा नहीं था, रागनी थी या लोकल सॉन्ग का म्यूजिक था। उसमें आपने कितने भी किसी रागनी में कोई हरियाणा बेस्ड रागनी नहीं मिलेगी, कोई कास्ट बेस्ड रागनी भी नहीं मिलेगी, लेकिन हरियाणा बेस्ड रागनी भी नहीं थी, क्योंकि हरियाणा एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। पॉपुलर कल्चरल इमेजिनेशन का पार्ट हरियाणवी होना क्या है, क्योंकि स्टेट को इंटीग्रेट होने में टाइम लगा ना, ये 50 साल लगे, 66 से 2016 तक आते 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 2-3 जनरेशन चेंज हुई। फिर वो जनरेशन जो 60s में थी, जो थोड़े पढ़े लिखे भी थे, एक हमने एलीट क्लास लैक करी, वो जो रिफाइंड कल्चर वाली, एक जहाँ कोई मतलब राजा रजवाड़ा नहीं रहा कि जिसके दरबारी हो वहाँ कोई आर्ट और कल्चर फ्लोरिश करे, ऐसा रीजन रहा ना। जैसे पंजाब की तरह, बंगाल की तरह, मद्रास की तरह हमारे कोई एलीट नहीं थी, कोई हरियाणवी एलीट जो हरियाणवी चीजों पर गर्व करे। हमारी एलीट तो इसी थी कोई रानी, मतलब मैं कई बार ऐसे मैं कल्पना में सोचा करूँ कि एक ऐसी फिल्म बने कि हरियाणा की रानी हो, दामन पहन रही हो, मतलब भी डालते फिर कहती हो जा सेनापति ठाकला बड्डा लट है ना। तो मतलब अपना कोई इसा भी कोई इसी चीज नहीं थी कि फलानी रानी ई ढाल की वेशभूषा पहरा करे, तो उसमें हरियाणवी थे, वहाँ हरियाणवी ई ढालते दिखा करे थे, है ना। तो आपने कभी इमेजिन नहीं करा होगा क्योंकि हरियाणवी राणा राज्य मैं करा करूँ, लेकिन मैं तो इमेजिन करा करूँ कई बार, मगर इसी कोई फिल्म बननी चाहिए, ऐसा कोई किरदार होना चाहिए। यस, वो रोमांटिसिज्म और नॉस्टैल्जिया है। दूसरी चीज जो हरियाणवी एलीट थे ना, वो बल्कि वो एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार थे। आज भी बहुत लोग हैं, आज कम हो रहा है, मतलब मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन, अपने दादा की जनरेशन देखूं तो उस टाइम 60s-70s में कोई अपने गांव से लेकर के शहर में दिल्ली मान लग रहा है तो सब उसने कहने लग रहे हैं बैकवर्ड, या तू मतलब बोलना नहीं आता। आज भी कहें हैं गांव मत लेकर दौड़, क्योंकि हरियाणा जो था ना बेसिकली एक रूरल इमेज, जो आइडेंटिटी ना हरियाणा की वो रूरल है। हरियाणा के जो शहर थे उसमें हरियाणवी बोलने वाला कोई नहीं था। प्रॉब्लम ये थी जब हरियाणा 66 में बना ना, या तो पंजाबी माइग्रेंट थे
या यहाँ की मुस्लिम एलीट थी शहरों की, वो छोड़ के चली गई थी, नवाब वगैरह थे, या थोड़ी मर्चेंट ट्रेडिंग क्लास थी। शहरों में जो रूरल लोग थे ना, जिनको जो हरियाणवी जबान बोलते थे डेली, वो शहरों में उनकी नुमाइंदगी कम थी। वो की पोस्ट पे नहीं बैठे थे, वो कल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कोई और होगा, वो भी बाहर वाला है, आपकी कोई प्राइवेट सिविक सोसाइटी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, तो मतलब हरियाणवी बोल लगा कौन। तो जब रूरल हरियाणा का राइज हुआ ना, या उनकी माइग्रेशन हुई शहरों में, उनकी चंडीगढ़, सोनीपत, रोहतक, दिल्ली, बॉम्बे माइग्रेशन हुई, तो ये लोग हैं जो असल में इनके एंसेस्टर हरियाणवी बोला करते हैं, और ये कहोगे हम हरियाणवी ना बचाओगे, हम हरियाणवी बोल लेंगे। क्योंकि वो जो एलीट ऑलरेडी 60s में 70s में हरियाणा के शहर में बैठा था, उसने कोई मतलब नहीं था हरियाणवी से, वो उनकी लैंग्वेज ना थी। हरियाणवी तो रूरल हरियाणा की लैंग्वेज है ना, भाषा जो है। तो ये आके फिर इकट्ठे हुए उसमें, और ये ब्रिटिश टाइम तक इसका इतिहास मैंने कई बार बताया भी है कि इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स क्यों था, इसकी बहुत अलग इतिहास है। तो खैर ये 40-50 साल लगे हमें इसको, और फिर ये एकदम हम देख रहे हैं अब सब हरियाणवी 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 हो रहा है हर जगह। तो ये एक आउटबर्स्ट क्या हुआ है, 50-30-40 साल जो है ना, एक दबा रहा भीतर जो चर्निंग थी ना, सोशल चर्निंग, वो चलती रही। सन 15-16 में मैं जैसे कई बार कही मैं असली आज़ादी हरियाणवी है ना 2016 में मिली। क्यों? क्योंकि 16 था पहले हमारे पास वो सोशल मीडिया के टूल्स ही नहीं थे, जियो आ गया हमारे पास, नेट फ्री हो गया। तो यूट्यूब का जैसे मोटो था ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ, पहले ये महारी तो एक्सेस थी ही नहीं। ये महारी रागड़ी ने कौन बॉम्बे के स्टूडियो में गवा हुआ या दिल्ली के दूरदर्शन के स्टूडियो में 1970s में रिकॉर्ड करेगा, कोई था ही ना रिकॉर्ड करनी है। क्यों? जो डायरेक्टर था, जो प्रोड्यूसर था, जो कैमरामैन था, किसी ने ना बेरा कि हरियाणवी रागड़ी की है ना, कोई सुनने वाला उसका। हाँ, गजल उड़े रिकॉर्ड हुआ करती, उड़े नज़म रिकॉर्ड हुआ करती, उर्दू का कल्चर या यहाँ से शायर खत्म हो गया था पाकिस्तान में, लेकिन वो एलीट फिर भी यहाँ थी जो उसकी जो उस रिफाइंड टेस्ट को पसंद कराया करती। हरियाणवी रागड़ी कोई सुनने वाला एलीट था ही ना। तो ये 30-40 साल लग गए, हमारे पास टूल ही नहीं थे अपने आप को दुनिया के आगे लेके जाने खातिर कि हम भी कुछ चीज है। तो दबेरा अब, और फिर निकला तो ऐसे निकला कि बस मतलब फिर अब रोकनिया कोई नहीं। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में आप देखोगे तो गाने छोटे मोटे बनते रहा करते, पर वो पॉपुलर, जैसे चंद्रावली 84 में आई, पॉपुलर होगी, विद इन हरियाणा पॉपुलर हुई है नॉर्थ रीजन में, पर हम उस सक्सेस ने कंटिन्यू नहीं कर पाए। बीच बीच में से छोटी मतलब झलकियां या फुलझड़ियां सी छूटी। 90s में भी एक आधा गाना आ गया गिट फिट, पर वो मतलब सस्टेन्ड तौर पर नहीं होया। 16 में जब से डिसेंट्रलाइजेशन हुआ ना मीडिया इंडस्ट्री का, कि जब आप अपने घर में एक ट्राइपॉड लगा कर, कैमरा लगा के आप कुछ भी कंटेंट प्रोड्यूस कर सको, तो इससे बहुत आज़ादी मिली। और इससे ना एक चीज़ और भी लोगों में आई, हरियाणा के लोगों में, वो थी एक जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे आई थी कि हम सब एक हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कभी वैसे 10-15 साल से पहले कभी मतलब 18-20 साल तक की एज में मैं निकला नहीं था सोनीपत तबार, तब मैं नहीं बेरा था भिवानी का आदमी क्या सोचा है, वो किस झाड़ा बोल रहा है, हिसार वाला किस झाड़ा बोल रहा है, अंबाड़ी वाला किस झाड़ा बोल रहा है, रेवाड़ी वाला किस झाड़ा बोल रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो अपने गांव में तक लिखड़े को गाँव को आने लिखड़े गए तक दिल्ली चले गए काम से उल्टे आगे। तो उनकी इमेजिनेशन जो थी ना बहुत ज्यादा इसने खोल दी कि हरियाणा में अलग अलग जगह के सिर्फ गाने नहीं, यहाँ के कॉमेडी सीरियल प्रोड्यूस हो रहे थे 2016 के बाद। कि कोई रेवाड़ी का है, कोई उसका हिसार का बेस है, तो उन्होंने देखा यार ये भी हमारी जैसी बात कर रहे हैं, ये भी हमें है। वो जो कल्चरल इंटीग्रेशन लग गया ना, दूसरे तय फील हो है कि मतलब वी आर द सेम। तो इतना डिफरेंस नहीं था हरियाणा में जितना पॉलिटिशियन ने या लोगों ने बना रखा था कि वे अहीर वाला अलग हैं और आपके जो करनाल साइड के लोग हैं ऊपर के ये अलग हैं, बागड़ी लोग अलग हैं। नहीं है, हरियाणवी लोगों में बहुत ज्यादा कॉमनैलिटी, उनके शेयर्ड कल्चर में, वैल्यूज में बहुत ज्यादा कॉमनैलिटी है, उनके सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा कॉमन है सेंट्रल हरियाणा का। तो लोगों ने यह भी बात समझ में आई सन 16 के बाद। तो धीरे धीरे होते होते, और म्यूजिक इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उसके ऊपर टूल आ गए थे। तो इस सबसे फिर ये आइडेंटिटी जो था, एक गाना आया था 2020 में एंडी कुंडू का है, हरियाणवी यहाँ दबिया को नहीं कर दे। मैं यही सोच रहा था कि ये गाना 20 साल पहले क्यों नहीं लिखा गया, 25 साल पहले क्यों किसी ने लिखा। लेखक तो कम नहीं थे उस टाइम पर, भी होंगे लिखने वाले, पर क्योंकि वो जो है वो मौका बना है, सरकमस्टांसेस अब बने हैं जहाँ टूल आ गए हैं, जहाँ यू कैन असर्ट योरसेल्फ विद कॉन्फिडेंस। वो चीज आदमी हमारे आड़े आदमी थी को ना पहले। तो इससे वजह से वो गाना 2020 से पहले क्यों ना आया कदे उसका कोई गाना यार। उसके बाद 10 गाने आ होंगे हरियाणा के ऊपर, हरियाणा हुड, ये वो, हम हरियाणवी हैं, बहुत चीज चल ली। पर मतलब ये चीज सोचने की है कि ये उससे टाइम पे क्यों होया, ये पहले क्यों नहीं था। तो बहुत सारे कॉन्फ्लुएंस फैक्टर था जिसकी वजह से आइडेंटिटी फिर ये आगे निकली। और फिल्मा में भी अगर मैं देखूं तो हरियाणा का मानस ने बना देंगे कि को सरपंच हो, है ना, खापा का रोल दिखा देंगे, कोई किसी ने धमकाना वो वाला रोल दिखा देंगे, है ना, अडब सा दबंग सा किरदार जो वो हरियाणविया का दे देंगे, है ना। इसके इतर कोई महिला कोई संघर्ष कर रही है, कोई खेत में जा है, 24 घंटे काम कर रहे हैं,
आड़े के मानस भी की डाल का जीवन जीवे है वो कदे फिल्मा ने हाँ। कदे नहीं बनाया, कदे नहीं। एक या दंगल फिल्म आ गई उसके उसमें आपा लगा ला कि हाँ। कुछ हरियाणा दिखा है ना, हम्म, तो अपन नु भी लगा ला कि इसमें हरियाणा के लोगों का और सोशल मीडिया का ये एक बड़ा योगदान रहा है। मतलब फिल्म आड़े तय नु बिल्कुल। है के लिए अपना थोड़ा बहुत नु है के लिए कुछ मिर्च कमर्शियल, मसाला, हाँ, हाँ कुछ commercialization अपना लेते हैं। कमर्शलाइजेशन कर ले हैं। इसमें आप जियो ने मान लिया या नु भी मान लिया कि हम्म। नए गायिका ने भी बहुत जल्दी जल्दी मौका मिल गया। हाँ। पहले तो डायरेक्टर कम थे, हाँ। पहले म्यूजिक स्टूडियो कम कम थे, थे। मानना भी नहीं करे थे लोग कि ये जो गाना है यो रोजी रोटी भी हो सके हाँ। है, मानना नहीं करे थे कि यो एक अच्छा काम भी से। अच्छा काम तो बहुत गंदा काम माना करते हैं, मतलब तख्त पे चढ़ना है गाना गाना। हम्म, और ये कोई मतलब फाइनेंशियली वायबल करियर ऑप्शन तो कोई था ही नहीं आज की डेट पे है। मैं देखूँ कभी गूगल मैप आप देखोगे ना किसी गांव का थोड़ा क्लोजअप करोगे तो आपने पहली चीज जो दिखेगी ना बहुत सारे गांव में वो म्यूजिक स्टूडियो दिखेगा कि किसी फिरनी पे म्यूजिक स्टूडियो बन रहा है। ये कल्चर पंजाब में था 20 साल पहले कि गांव गांव में सिंगर लिखने थे, गांव गांव में लिखे। ये हरियाणा में हो रहा है, हर अपने गांव का नाम लाओ पच्चे। और उनके सिंगर भी कितने अमीर आप देखा करे थे, है ना। मतलब पहले आता ही उनके गाने के बढ़िया बनने लग रहे हैं। अपने एक पार्क में चले गए, हाँ बेकार सा, में मतलब जो हाँ, है या वो गांव की ट्रेन पे शूट कर दिया, धूल उड़ने लग गई है। मतलब प्रोडक्शन वैल्यू नहीं थी, प्रोडक्शन क्वालिटी, हाई प्रोडक्शन क्वालिटी जो होती है ना सामान बनाने में। क्योंकि एक तो है आपका अपना रॉ टैलेंट, आप में स्किल है, आप कैमरे के आगे बैठे हो, आप किस डाला बोलो, प्रेजेंट करो। पर सेकंड है जो उसका बैक एंड है, भाई आपकी कैमरा क्वालिटी कैसी है, आपके पास टेक्नीशियन कैसे हैं, आप एंगल कैसे यूज कर रहे हो, लाइटिंग कैसी है, उसके साथ आपका मेकअप मैन है कि नहीं है, स्पॉट बॉय है कि नहीं है। तो ये प्रोफेशनलिज्म के लिए आवे सारी चीज इंडस्ट्री में। तो ये हरियाणवी इंडस्ट्री में धीरे धीरे आने लगी। हाँ, जहाँ तक आपने कही कि मूवी में डिपिक्शन या हरियाणा का 66 था 2016-20 तक, या लॉकडाउन से प्री लॉकडाउन हम कह लें, तो वो नेगेटिव रहा है लार्जली। मतलब ऐसे तो अमरीश पुरी का भी है हरियाणवी, अब लोग डायलॉग निकाल के दिखाते हैं कि कोई जमींदार कोई सरपंच है हरियाणा का, वो बॉम्बे चला गया तो वो अखड़ वैसे ही। तो डिपिक्शन तो चलता रहा और वो 2015-16 तक ऐसे ही चलता रहा। दंगल आई, सुल्तान आई, तो सुल्तान में तो वो ही था, अरे सुल्तान वैसी जो था ना, वो मतलब उसका हरियाणा से कोई टच नहीं था, वो वैसी बना रखी थी। वो सुल्तान हरियाणवी नहीं लगे था। वो हरियाणवी सुल्तान नहीं था, पता नहीं कोई दूसरा पैरेलल यूनिवर्स का हरियाणा है वो। तो दंगल फिर भी थोड़ी रियलिस्टिक उन्होंने बनाई थी। तो तनु वेड्स मनु बनी, मतलब जिसमें एक किरदार जो है कंगना का वो हरियाणवी है। तो पहले जब हमने कहा देखा हरियाणवी किरदार देखे नहीं है तो पंजाबी किरदार थे, मतलब उसके इमेजिनेशन में साउथ इंडियन हुआ करते, पुरानी फिल्म देखोगे आप तो एक ना नेशनल कल्चरल इमेजिनेशन है, उसका हिस्सा हरियाणा हो गया है, बिहार भी हो गया है। जैसे कहते हैं गैंग्स ऑफ वासेपुर थी, वो इट वाज अ बिहार मोमेंट। इफ डीडीएलजे वाज द पंजाब मोमेंट ऑफ बॉलीवुड, देन गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज द बिहार झारखंड मोमेंट। तो शायद तनु वेड्स मनु या दंगल वाज द हरियाणा मोमेंट। तो उस तरीके से आप कह सकोगे आपकी डिपिक्शन किस जड़ा होने लग रही है, आपकी जो पूरा स्टेट है, उड़े के लोग हैं, आइडेंटिटी है, उसने किस डाला दिखा है। वो ना खेल कमर्शियल एंगल हो जाए क्योंकि पूरे देश में फिल्म बेचनी है तो प्योर हरियाणवी ना यूज कर सकते, वो उसने डाइल्यूट कर दे हैं, वो एक थोड़ा सा उसने क्या कहते हैं मस्क या ट्विस्ट कर दे हैं उन चीज़ ने, वैसे नहीं दिखा सकते। वो उनकी भी मजबूरी है, पर थोड़ी सी ऑथेंटिसिटी उनके काम आ सका है। उनकी प्रॉब्लम क्या है ना कि उन्होंने अपने आप हरियाणा देख रखा, वो कोई भी आड़े की स्टेट का कोना, जब तक या तो मैं मान सकता हूँ कि भाई पंजाबी फिल्में करते थे वो पंजाब को दिखा सकते थे, किसे डाला थोड़ा बहुत उनकी रूट्स थी, वो जबान बोल रहे थे। बिहारी में मान सकूँ, ईस्टर्न यूपी के मान सकूँ, बंगाली मान सकूँ कि हाँ भाई वे उस एरिया तक थे, वो कल्चर अपनी गला लेके आए थे। हरियाणा का कोई है को ना, तो वे हरियाणा ना हमेशा एक आउटसाइडर नजर तक देखेंगे। वेंटेज पॉइंट हो है ना आदमी के देखने का, एक मैं बाहर खड़ा होकर दूर देखने लग रहा हूँ, मैं भीतर तक देखने लग रहा हूँ चीज़ ने, आई कैन फील इट। तो यो फर्क रहा है। और शायद मैं नू भी कहूँ कि ईब जो तरक्की मिली है हम सब ने, इसमें मैं देखूं कि मीडिया में भी हरियाणवी बड़ी कम बोली जाया करती है ना। मतलब शायद कोई मैंने ऐसा इंटरव्यू देखा जो दो लोग बैठ के न्यू बातचीत करने लग रहे हो हरियाणवी में, और मैं भी बताने लग रही हूँ कि मैं पढ़े लिखे लोग हैं ना, तो हरियाणवी का मैं कहूँ कि ये एक बहुत अच्छा समय आया ही तक, बड़ा संघर्ष रहा इस समय के पीछे भी। लेकिन यारे भी ये चीज है कि जब कोई हरियाणा ने देखे हरियाणवी समझे तो कंफ्यूज वो हो जाए कि हरियाणवी से कौन सी, रोहतक सोनीपत वाली हरियाणवी है और कुरुक्षेत्र करना वाला वो एक अलग भाषा बोलने लग रहा है, हीरवाल में एक अलग है, होथ्यो करके के करो थो, है ना। फिर थोड़ा और आपा जजर दादरी साइड चले जाऊं उड़े फिर की में और है ना, कि मैं इलेक्शन में जा रही थी किन्ने वोट दोगे, बोले हुड्डो ना गेरोगे, है ना। तो मतलब उड़े हर शब्द के पीछे ओ लगा दे हैं, है ना। तो ये जरा ये अलग अलग इलाके उनकी बोली वो जरा बताओ। बिल्कुल, एक ना डीकोलोनाइजेशन तो हुआ है हरियाणवी का, जो पहले इसके साथ टैग था नेशनल मीडिया में या कहीं भी हरियाणवी बोलने पे एक बैकवर्डनेस का, वो तो हटा है। मैंने एक बार शेयर भी करा था कि जैसे नीरज बोल रहा है, नीरज मोस्टली हरियाणवी बोल रहा है, जाके हिंदी कम बोल रहा है।
तो मतलब जब इतना बड़ा आपका एक नेशनल लेवल का सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स स्टार है, गोल्ड मेडलिस्ट इन ओलंपिक्स, आज तक कोई नहीं रहा है एथलेटिक्स में, वो बोल रहा है, तो एक अपनी आप वैलिडिटी मिल जाए उसने, उसका आपकी जो लैंग्वेज है उसके लिए। 9-10 लैंग्वेजेस, डायलेक्ट कह लो, लैंग्वेज कह लो, हरियाणा के भीतर हैं अलग अलग। इसका भी इतिहास है, हम इतना उसमें नहीं जाऊंगे, गिरियासन तले के पता नहीं क्या क्या उन्होंने बहुत बार बता रखा है। 9-10 बोली हैं छोटी छोटी, सारी डिस्कस कर ले हैं। पहले तो आप और मैं जिस एरिया था मैं सोनीपत गोहाना, ओल्ड रोहतक, तो देशवाड़ी इसने कहे हैं। देशवाड़ मतलब देश तय लिखड़ा है, मतलब द लैंड, द होमलैंड। तो राजस्थान था कि जब लोगों ने बसाई, खाली एरिया था, तो इसने देश कहे। तो जो आड़े के लोग बोल रहे हैं देशवाड़ी कहें, देशवाड़ा गोत भी लोग यूज करें। इसके साथ साथ दूसरी है बागड़ी। देशवाड़ी का हरियाणा में डिवीजन रहे हैं 3, देशवाड़ी, बागड़ी, हीरवाटी। तो दूसरा जो कंट्रास्टिंग जो लोग हैं देशवाड़ी के, वे हैं बागड़ी, क्योंकि उनकी जो फिजिकल बिल्ड है, लैंग्वेज के साथ साथ और भी डिफरेंसेस हैं। आपने फिजिकल बिल्ड देखी होगी, उनके घरों का स्ट्रक्चर देखा होगा, उनके गाँव की सोशल स्ट्रक्चर भी अलग है हरियाणा से। फॉर एग्जाम्पल देशवाड़ी में, मैं थोड़ा डाइवर्ज कर रहा हूँ, देशवाड़ी एरिया में आप गांव की गांव में ब्याह न कर सकते, बागड़ी सिरसा में आप कर सको, उड़े एक गांव में घने गोतो हैं, गांव की गांव में ब्याह, गांव की गांव में, चौटाला गांव में भी हो, मतलब एक गांव में घने गोतो छोटे छोटे, वो ढाणी हो उड़े, अड़े मारे अड़े गांव कल्चर, उड़े ढाणिया कल्चर है। यो मैंने बहुत रिसेंटली 1-2 साल पहले चीज भी लगी थी, थोड़ा ट्रैवल करा, लोगों ने बात करी, तो हरियाणा में डाइवर्सिटी बहुत है। तो देशवाड़ी होगी, बागड़ी होगी। बागड़ी यूजुअली हम 2 टाइप की बागड़ी एसोसिएट करें, एक सिरसा वाली बागड़ी, हनुमानगढ़ और जो बॉर्डर एरिया है राजस्थान वाला, और दूसरी बागड़ी है जो आप भिवानी के बॉर्डर पे जाओगे ना, लुहारू और ये दादरी साइड की। अच्छा, आपने इस चुनाव के दौरान भरत सिंह बेनीवाल सुने? हाँ, उनकी बागड़ी कौन सी है? ये वही बागड़ी है जो आपकी सिरसा वाली, डबवाड़ी वाली और ये वाली बागड़ी है। और जो मैं कहूँ जो मतलब ताऊ देवीलाल की बागड़ी और बंसीलाल की बागड़ी आर नॉट द सेम। ताऊ देवीलाल की बागड़ी, चौटाला की बागड़ी इज द प्रॉपर बागड़ी। जो देवीलाल बंसीलाल की बागड़ी है लोहारू वाली, ये थोड़ा फर्क है। इस पे देशवाड़ी का या भिवानी वाली लैंग्वेज का ज्यादा टच है। ये खाली ओ यूज करें हैं, इस नाम का करें आक्रांत बोलियां, ओक्रांत बोलियां लिंग्विस्टिक के टर्म में। ओक्रांत मतलब जो ओ यूज करें, गयो थो, करो थो, गा यूज करते हैं का की जगह गा, ठीक है। तो बंसीलाल वाली जो ये बेल्ट है लोहारू की, तो शाम की, यहाँ जो बागड़ी बोली जाती है वो वाली बागड़ी है, उसमें फर्क है, कुछ डिफरेंसेस हैं। तो वो हमारी जो देशवाड़ी इससे ज्यादा करीब है, वो प्रॉपर उसका राजस्थानी से ज्यादा लिंक है, वो बीकानेर से आए हैं, उस साइड से, हनुमानगढ़ बीकानेर उस साइड से जो आ रहे हैं, सिरसा में बस रहे हैं, भटियाणा के एरिया में, उसका राजस्थानी से ज्यादा टचाव है। तो ये होगी दूसरी बागड़ी। तीसरी होगी ये हीरवाटी, जो पूरा आपका गुड़गांव में था, जज्जर था, लोअर जज्जर है, उसके नीचे चलने लग जाओगे ना आप, रिवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गामा, दादरी, कुछ हिस्सा नीचे चल रहा, थोड़ा सा हिस्सा भिवानी का, तो ये इलाका है जहाँ हीरवाटी। हीरवाटी अहीरों के नाम पे, अहीर जो लोग यहाँ रहते हैं जो हीरवाटी बोल रहे हैं। हीरवाटी भी जो है एक ओक्रांत बोली है, उसमें भी ओ का इस्तेमाल है। रेवाड़ी महेंद्रगढ़ की लैंग्वेज में भी ओ, नाश्तो गयो थो, उसमें भी ये है, तो वो भी ओक्रांत है। ब्रिज भी ओक्रांत है। ब्रिज जो हम चौथी बोली है, या उसने कुछ लोग गुजरी कहे हैं, कुछ उसने ब्रिज कहे हैं। गुजरी असल में ब्रिज की एक सब फॉर्म है, जो कि फरीदाबाद और दिल्ली का जो साउथ का बॉर्डर है ना, महरौली से परे परे का, जहाँ छतरपुर फार्म्स और ये एरिया है सारा, फरीदाबाद और यहाँ नोएडा तक का, नोएडा से शुरू होके इस एरिया तक का, इसने हम कोई लोग गुजरी कहे हैं। ये एक ब्रिज की ये सब पार्ट मान लो, लेकिन ये हरियाणा में बोली जाए तो ये अपनी बोली नंबर होगी 4। पलवल साइड जाओगे, फरीदाबाद से और कोने में चले जाओगे डाउन साउथ हरियाणा के, जहाँ ये होडल आ गया, पलवल आ गया, वहां प्रॉपर ब्रिज स्टार्ट हो जाती है। ब्रिज भी ओक्रांत है, ब्रिज में भी ओ का इस्तेमाल हुआ है। फिर आ जाते हैं हम थोड़ा सा इससे ऊपर अपने सेंट्रल और नॉर्थ हरियाणा में, तो एक राठी बोली है फतेहाबाद की। फतेहाबाद की जो बोली है उसमें पंजाबी टच है, उसमें बागड़ी भी है, और उसमें आप कह सको हो बांगरू का भी टच है। के बाद तो 5वीं-6ठी बोली होगी अपनी राठी। सारा गुरपाल जहाँ की है, तो ये भूना का जो इलाका है फतेहाबाद का, वहाँ पंजाबी टच है, पर वो अजीब सा कॉन्फ्लुएंस है, जहाँ 3 लैंग्वेज आके मिलती हैं अपने आप में, 3 डायलेक्ट, तो वो एक अलग सा घालमेल है उस बोली का। फिर अपना बांगर का रीजन है, जो पूरा जिसमें कैथल हो गया, जींद हो गया, अपर सोनीपत हो गया, मतलब सोनीपत में भी जो आपका एरिया है गोहाना साइड का, कथुरा साइड का, उसमें आप अंदा जांदा करना, दा लगाना शुरू कर दो। हम सोनीपत में जो दिल्ली के तले के हैं आदमी, हम दा नहीं लगाते, हम का करया करें, कित जावे है या कर लिए,
आवे था, अब आंदा जांदा थोड़ा हल्का टच शुरू हो जाए, यो टच पानीपत में संभाल के तो ऊपर शुरू हो जाए, तो ये बांगर का एरिया है जैसे पूरा। कि उदाहरण के तौर पर मैं यो काम कर देता तो हम कहेंगे मैं यो काम कर देंदा। देंदा, तो हम देंदा नहीं कहेंगे सोनीपत जो इस तरह से है, और जो सोनीपत शहर के इस तरफ के लोग हैं वो आने थे थोड़ा थोड़ा ऊपर, जैसे बांगर टच होगा आपका जींद टच होने लग जाएगा तो ये दा शुरू हो जाए बोली में। और है की जगह ए आने लग जाए, हरी मिर्च, हरी मिर्च ने हरी मिर्च खा ले, ठीक है, वर्ड डबल होने शुरू हो जाएंगे, जैसे जाट का जट हो जाता है पंजाबी में जाते जाते, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनका आ की जगह अगला वर्ड डबल हो जाता है। तो ये है, ये बांगरू से स्टार्ट हो जाता है। बांगर का जो पूरा जो जींद नरवाना कैथल ये एरिया पूरा बांगर का है। तो अपनी छठी सातवीं बोली होगी ये। फिर अपनी कुछ उसने नर्द की कवाएं हैं, ये जो पानीपत से ऊपर की बोली है, पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र तक की, ये एक अलग रीजन है। इस पर खड़ी बोली का भी टच है, इस पर हमारी बोली जो देशवाड़ी है इसका भी टच है। तो यहाँ भी मतलब ये, लेकिन ये प्रॉपर हरियाणवी है, इसको हम कह सकते हैं कि म्यूचुअली इंटेलिजिबल है। करनाल से ऊपर जाओगे ना शहर से आप कुरुक्षेत्र की तरफ चलोगे तो वहाँ कुछ लोग उसने कवाएं हैं खड़ी है, कुछ पुआधी कवाएं हैं, तो दो उसमें डिफरेंस है। कुछ जो पंचकुला अम्बाड़े की लैंग्वेज है वो प्रॉपर जो पुआधी है वो वही बोली है जो बोली जावे है आपकी साउथ पंजाब में, चंडीगढ़ मोहाली खरर का जो तहसील थी पूरी, इसमें जो भाषा बोली जावे वह इस एरिया में बोली जावे। पर्सनली मैंने जितना देखा है, मैं उसने हरियाणवी या हिंदी की डायलेक्ट इसलिए मानू हूँ क्योंकि वह पंजाबी तो उसकी व्याकरण बहुत अलग है, शब्द उनके और टोनल वही है जो पंजाबी जबान की है, पर उसकी जो व्याकरण है वह हिंदी से ज़्यादा मेल खावा है। तो लिंग्विस्टिक यूनिवर्सिटी बेसिस पे क्लासिफाई करें लैंग्वेज है ना कि व्याकरण किसी है इसकी। और फिर एक पूरी पट्टी है आपकी साथ साथ, मतलब यमुनानगर से शुरू होकर सोनीपत्ती जो है यमुना के खादर के रीजन में, तो इसने खड़ी का टच कवे हैं, कुछ ने कौरवी कवे हैं, कुछ ने खड़ी कवे हैं। खड़ी वही बोली है जो आज और मैं जो आप इस स्टूडियो तो बाहर लेकर के बात करेंगे किसी से भी, जो हिंदी का स्टैंडर्डाइज वर्जन है वो खड़ी पे ही बेस्ड है। खड़ी, और खड़ी इसलिए क्योंकि उसमें आ का इस्तेमाल है, और लेटी हुई है तो खड़ी, मतलब ऐसा उल्टा होगा कि जो खड़ी तो फिर लेटी हुई भी होगी या अलग होगी। तो जैसे अवधि हैं तो अवधि को कहते हैं कि वो फ्लो में चलती है एज ए म्यूजिक की तरह, भोजपुरी है, तो खड़ी को उनसे वो करने के लिए उसको खड़ी बोली कहा गया है। तो 9वीं 10वीं बोली अपनी वाह है। हल्का सा हिस्सा जो कालका का रीजन है वो हमारा हिमाचल से टच होता है, वहाँ से मोरी भी थोड़ी थोड़ी बोली जाती है। तो ये कुल मिला के 9-10 बोलियाँ हैं। ये बोली है ये पूरी दिल्ली में बोली जाए हैं, जो हरियाणा में बोली जाए। हरियाणा दिल्ली में 360 गांव थे जो आज अर्बनाइजेशन के चक्कर में अर्बन विलेज बढ़ रहे हैं, तो दिल्ली का भी डिवीजन करोगे हरियाणा के साथ साथ, तो दिल्ली के 80% हिस्से में तो देशवाड़ी बोली जाए है। नरेला से लेके रायसीना तक, रायसीना जो गांव था जिसके ऊपर राष्ट्रपति भवन बन रहा है, उड़ी से लेकर नजफगढ़ तक, ये एक मतलब दिल्ली एक सर्कल है, तो एक बाइसेक्ट करूँ मैं इसको, तो जो ऊपरला हिस्सा है उसका नॉर्थ वेस्ट पूरा दिल्ली का, पूरे में देशवाड़ी है। वो धीरे धीरे उसकी टच हिंदी से ज़्यादा आता है पर कम होती जा है। साउथ में गुड़गांव साइड नजफगढ़ से नीचे गुड़गांव से टच होते हीरवाटी है, उसकी जो भाषा है, डाबर का जो सारा रीजन है आपका साहिबी नदी जितना है, इस साइड नीचे की साइड ओखला नोएडा ये जो रीजन है ये सारा गुजरी एरिया है। और जो ऊपर का रीजन है आपका गाजियाबाद, ये गीता कॉलोनी होगी, और जो पूरा गाजियाबाद से जो टच करा है एरिया, ये सारा होगा कौरवी का। कौरवी और गुजरी आकर मिल रहे हैं नोएडा में। गाजियाबाद की लैंग्वेज अलग है, नोएडा की लैंग्वेज अलग है। नोएडा तो ओ शुरू हो जाए, आप आड़े के गांव में जाओगे तो ओ बोलना लोग शुरू कर देंगे। और गाजियाबाद तक कौरवी है, जो हापुड़ के लोग, मेरठ के लोग, सहारनपुर, शामली, ये लोग जो बोल रहे हैं ना वो एक फैमिली है। और नोएडा तक तले के जो आप मथुरा तक जाओगे हाथरस तक, इनकी एक है। और ये बुलंदशहर में भी घालमेल हुआ है। तो ये पूरा रीजन है इसकी, ये मोटी मोटी हमारे। मैंने नोएडा में एक छोरी मिली तो वह बोलन लाग रही थी, तो मैंने नू जानी कि ये कौन सी लैंग्वेज बोलन लाग रही है, तो बोलती कि मैं हूँ तो मतलब बाहर दिल्ली तो बाहर की हरियाणा की भी ना सूं, लेकिन आड़े मतलब लोगों ने डरानता ही अपना एक टोरा दिखानता ही, तो मैंने सीख रखे 2-4 शब्द। का कह रो तो उस टाइम के तो वो मेरे तो बताने लग रही, बोले क्या आड़े ना का कह रो, का कहना है, तो बोलते कि इसमें टोरा सा दिखे। तो मतलब मेरे बड़ी हंसी आई, मैं कह इस तरह की लैंग्वेज जो है वो लोग सीखे अपना टोरा दिखानता ही। जब दिल्ली नोएडा में भी आप आड़े देखांगे है ना, तो कोई हरियाणवी बोलता दिख जाएगा, लोग उसने आज कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि 2 मिनट ले तू मेरे गेल बैठ जा, मेरे तो बातचीत कर ले, ई ढाल का है ना। ईब आप आड़े नू देखांगे जैसे बांगर
बागड़ हाँ। है ना, यो मतलब कौन कौन से जिला में पड़ा है, मतलब यह डाल की पहचान कौन कौन से जिला की है? जो करा पहाड़ है साउथ की बात करें तो मतलब जैसे इसने आपा कोई और कहते हैं, जैसे दक्षिण में जाते इसने आपा कह दे हाँ अहीर वाली अहीर एरिया वाले है ना, एरिया। तो मतलब ई डाल का अलग अलग जिला में जा आप बता सको तो। अच्छा, तो फिजिकल बिल्कुल एग्जैक्ट टेरिटोरियल डिवीजन करें तो बागड़ी है सिरसा में, हाँ। ईस्ट ऑफ हिसार जो रीजन हो गया, और अपनी जो पट्टी है पूरी भिवानी तक जो राजस्थान का टच होती राठी है फतेहाबाद में, वो भी मिक्स है ऊपर नीचे, फतेहाबाद मान लो आप, पंजाब बॉर्डर साइड के थल तक है उसकी पहुंच। फिर बांगर जो है वो है ईस्ट ऑफ हिसार हो गया, वेस्ट ऑफ हिसार सॉरी, बागड़ी है सारी, ईस्ट ऑफ हिसार आपकी देशवाड़ी है नीचे, और ऊपर आपकी बांगरू शुरू हो जाए उड़ते। तो पूरा नरवाना, जींद, कैथल और करनाल तक का जो रीजन है ना, ये पूरा बंगर का रीजन है, अपर सोनीपत, ठीक है, गुवाहाटी से थोड़ा सा ऊपर। और पूरा बीच का जो सेंट्रल हरियाणा, कोर हरियाणा है, वो सारा देशवाड़ है। तो जिसमें ओल्ड रोहतक, मतलब जिसको हम कहते हैं 3 जिले थे उसमें, सोनीपत, रोहतक और झज्जर, ये हो गए। बाकी साउथ का जो रीजन हो गया पूरा आपने बताई, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गामा और लोअर झज्जर। अहीरवाटी नीचे तक भी जाती है, अहीरवाटी आपके अलवर, और जो बाकी वो है बह रोड जो जयपुर के रास्ते पे आता है जाते जाते, यहाँ भी अहीरवाटी, यही वाली अहीरवाटी बोली जाती है। हाँ, एक भाषा हम भूल गए जिसकी बात करनी, वो मिस होगी, वो थी मेवाती। मेवाती। हाँ, तो मेवाती जो है वो फंस गई है ब्रिज और हीरवाटी के बीच में, जो एक कतर सी है नीचे जो हरियाणा जाओ है अलवर तक। अलवर में भी मेवाती बोली जाती है प्रॉपर, भरतपुर अलवर में भी बहुत सारे मेव जो थे वो पार्टीशन के टाइम अलवर से वहां चले गए थे। आज के डेट पे तो सोना जो है, सोना बाउंड्री है गुड़गांव जिले का, मान लो उसके नीचे फिर नू स्टार्ट हो जाए, उस तपरेन, नू, मेवात, हथीन, फिरोजपुर, जरका, ये सारा जो रीजन है इसमें मेवाती बोली जाए। थोड़ा सा फर्क है, ये हीरवाटी तो मिल रहा है ज्यादा, बजाय कि ब्रिज और गुजरी के बजाय हीरवाटी तो ज्यादा मिल रहा है मेवाती। तो एक ये लैंग्वेज होगी अपनी। वैसे मैं बताया कि गुजरी या जो ब्रिज का हो आप, वो पूरा फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट और गुड़गांव का उस तरफ का, फिरोजपुर का, हथीन, मेवात का आधा थोड़ा सा हिस्सा वो है, वो बाकी यूपी में ज्यादा है वहाँ। फिर आपकी जो नर्दकी होगी या पानीपत, करनाल का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा जींद का, इसमें सफीदम तक का, और ऊपर का जो हिस्सा है फिर आपका, जिसने हम कहें कोरवी कहें हैं या खड़ी कह लो, तो वो हो गया आपका ये बबैन, शाहबाद, कुरुक्षेत्र, करनाल, और जो पूरा बॉर्डर का आपका एरिया है खादर का, पुआधी या अम्बाड़ भी कुछ उसने कहे हैं, अलग अलग नाम लोग टेक रहे क्योंकि क्लासिफिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो रहा लैंग्वेज का नाम का। तो वो अम्बाड़ा, पंचकुला, कुछ अपर हिस्सा पटियाले का जो लागा है कुरुक्षेत्र जिले का वो, और सिरमौरी थोड़ी बोली जाए कालका में। इसके अलावा फतेहाबाद का मैंने बता दिया आपने। तो मोटी मोटी अपनी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें एक एरिया बच गया। उड़ेगी जो लैंग्वेज है आज तक मतलब किसी ने ढंग तक क्लासिफाई करना ली, ग्रियर सर ने करी थी कदे, इंग्लिश सिविल सर्वेंट था ICS उस टाइम पे, तो उसने सर्वे करवाया था सारा, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, उससे टाइम का, उसके बाद हुआ भी ना ढंग था आज नहीं। तो भिवानी का जो रीजन है ईस्ट ऑफ हिसार, तो भिवानी शहर की लैंग्वेज है कि मतलब वह पूरी देशवाड़ी भी कोना, वह पूरी बागड़ी भी कोना, तो कुछ लोग उसने हरियाणी कहे हैं क्योंकि वो हरियाणा ट्रैक्ट था जो उसने बसाया था ना, जॉर्ज थॉमस ने जो एरिया बसाया था, तो उसके नाम पर उसने नाम धरा था ग्रियर सर ने इसका हरियाणी। बांगरू उसका क्लासिफिकेशन करा था, इसको हरियाणा बोला था उसने, हरियाणी। तो कुछ लोग उसने हरियाणी कहे हैं, जो हंसी की और भिवानी की लैंग्वेज है इस एरिया की। तब जे अगर हरियाणवी ने जब भाषा का दर्जा देने लग जाए तो फिर यो एक बड़ा चैलेंज भी रहेगा कि क्यों कर परिभाषित करी जाएगी और या क्यों करते करी जाके या हरियाणवी है। हाँ, ये तो बहुत, और इंडिया में जैसे लिपि भी कौन है शायद अपनी तरह, लिपि थी, लिपि है, लिपि यूज भी कर सकते हैं। इस पर लिपि का सवाल पहले आ जाए। लिपि अपने पास 3-4 ऑप्शन है। तो लिपि ने पहला 47 तक पहला लोग जो हरियाणवी लिखा करते, दाईचंद माना बहुत फेमस कवि थे हरियाणा के, मायना गांव में है रोहतक दौरा, तो वो उर्दू में लिखा करते सारी अपनी। तो मेरे दर उसकी प्रतिलिपि भी पड़ी है। उर्दू अपने बहुत सारे बुजुर्ग अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहे हैं बलक ने उर्दू। दरख्त हो गया जो पेड़ नग दरख्त का है, तो बकायदा मैंने उर्दू सीखी, मैं स्कूल टाइम में था और लिखनी पढ़नी इसी के लिए। तो उर्दू फिट है हरियाणवी लिखने के लिए वैसे, पर उसके बहुत पॉलिटिकल मसले और ज्यादा हैं उस स्क्रिप्ट के, तो शायद वो सूटेबल उस हिसाब से नहीं रहेगी। उसमें नुक्ते की भी दिक्कत रहे है, न उसमें आने ना होता, हार्ड वर्ड नहीं है उसमें। हरियाणवी में क्या है ना, हरियाणवी इज अ टोनल लैंग्वेज लाइक पंजाबी। तो हरियाणवी में जैसे जेमिनेशन है, फॉर एग्जांपल बड़ा नहीं बोलेंगे, बड्डा, छोटा, डबल टे लगा देंगे, यही जेमिनेशन कोरवी में भी है। हरियाणा की मोस्टली लैंग्वेज में जेमिनेशन है। स्पेशल हम हार्ड 3 वर्ड बोलते हैं रेट्रोफ्लेक्स, जैसे
जीभ उल्टी मोड़ के यहाँ ले जाते हैं। हम्म, अड़े दाल हाँ, काड़ा काड़ा। जो कि पूरा हरियाणा से होता होता महाराष्ट्र तक गया हुआ है। हम्म, एल ये एल जो है ना अड़े, हम्म, ये जमुना उस पार नहीं है, हम्म, ये जैसे गंगा कूद जाओगे ना इस तरफ ये खत्म हो जाता है, तो ये है ही नहीं। एन जो रेट्रोफ्लेक्स एन है, अणे काणा है ना, तो वो वाला हार्ड एन वहाँ की भाषा में नहीं है। आर रे, हमारा रे थोड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ है। अब बिहार ईस्टर्न यूपी के लोगों को देखना, और रे और अड़े में कंफ्यूजन करेंगे। कड़ रहा था उनसे वो बोला नहीं जाता, अड़े तो बोल ही नहीं सकता, अड़े को भी वो अड़े बोलेंगे। करड़े ने हरियाणवी का रे हो गया, रे शब्द हो गया ना, बोलने में दम लग गया ना, पर रे नहीं बोलते। अरे अरे रे डट जा है ना, मतलब रे शब्द इतना मतलब क्योंकि हमारा हार्ड है, ये तीनों वर्ड हमारे हार्ड है, एल है, और हम जेमिनेशन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है, तो शायद ये जो अरबिक स्क्रिप्ट है मेरे ख्याल से सूटेबल नहीं है। बाकी पहले क्योंकि यार पढ़ाई लिखाई जाया करती, तो ये लोग ये पढ़ा लिखा करते। इंग्लिश रोमन लिखे तो हैं, पर वो है कि वो उसने 10 तरीके से प्रोनाउंस कर लो आप, किसी बाहर वाला उस तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पावे। तो 2 ऑप्शन बच्चे हैं, एक देवनागरी है जिसका शायद सबसे ज्यादा चांस उससे कि देवनागरी में लिखी जाएगी, क्योंकि 2 भाषा और हैं जिनकी जो भाषाएं अलग हैं लेकिन वो नागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाए, एक नेपाली एक मराठी, वे नागरी में लिखी जाए, पर भाषा आज के दौर पे दोनों को 8th शेड्यूल में है, भाषाएं प्रॉपर भाषाएं मानी जाए। तो हरियाणवी भी हम नागरी में लिख सके हैं। एक जो दूसरी भाषा आड़े जिसने कवे है, हम कोई नसराफी कवे है, कोई महाजनी कवे है, कोई कुछ कवे है, वो थी पुरानी एंसेस्ट्रल हरियाणवी, या जिसमें आड़े के जो लोग, क्योंकि पहले मतलब लिटरली जो पॉपुलेशन थी एजुकेटेड पॉपुलेशन अपने रीजन की 1-2% थी 47 तक भी, तो उससे पहले लेकिन लोग खतों किताबत तो करते होंगे, किसी जबान में तो करते होंगे ना, अंग्रेजी तो आया नहीं करती, या तो उर्दू में लिखा करते हैं। उर्दू के अलावा जो लैंग्वेज यूज हुआ करती थी, नागरी इस एरिया में पॉपुलर नहीं थी। नागरी बिहार की और यूपी की लिखित उसमें रही है ज्यादा, ये पूरे पंजाब में उर्दू चल करती, पढ़ाई लिखाई जिसने लिखनी आया करती, या फिर हम महाजनी यूज करा करते, उसका भी कोडिंग का काम चल रहा है महाजनी के ऊपर। तो उसमें क्या होता है, जो लोग बढ़िया लोग थे, जो मर्चेंट लोग थे, जिसमें अपना और सारे जो बही खाते लिखा करते, तो वो महाजनी हुआ है। वो कर्सिव नागरी है, उसमें ऊपर डंडा नहीं लगता, थोड़ी सी उसकी स्क्रिप्ट भी अलग हुआ है, तो सबने लिखनी भी नहीं आती वह, तो वो उसको हो सकता है रिवाइव करने की कोशिश करें, अलग आइडेंटिटी बनानी है। वो मुझे लगता है कि आज की प्रेजेंट सिचुएशन में, क्योंकि रिसेंटली एक हरियाणवी को भाषा का दर्जा देने के लिए कमेटी भी बनाई है, हरियाणा सरकार ने उसको प्रोत्साहन भी दिया है। तो व्याकरण तो तैयार हो रखी है ऑलरेडी, बहुत लोगों ने इसकी व्याकरण तैयार कर रखी है, डिक्शनरी बन रही है लाखों, पता नहीं कितनी डिक्शनरी, तो मैंने अपने आप देख लीजिए, नारायण कौशिक जी ने कोई 10-15 डिक्शनरी तो मेरे आगे होकर चली गई हरियाणवी की। तो वो सारा बेस तो तैयार है, रोड़ा है सारा वो जो आपने शुरू में बात कही थी कि यार कट्ठी हरियाणवी मानना किसने, तो किसी एक को हरियाणवी मानने की जरूरत नहीं है। अपनी भाषा ना अगर समृद्ध बनाना है ना, तो हमने सारी हरियाणवी माननी पड़ेगी, लेकिन कोर हमेशा बेस एक ही रहता है, और वो हमेशा कोर सेंट्रल हरियाणा ही रहेगा। तो बांगरू और देशवाड़ी ये उसका कोर रहेगा उस लैंग्वेज का जो हम बोल रहे हैं। और जो बाकी सारे लैंग्वेज में शब्द यूज हो ना, हीरवाटी में, चाहे ब्रिज में, चाहे बागड़ी में, वे व्याकरण बांगरू और देशवाड़ी की रहेगी, और जो बाकी शब्द है ना, वो शब्द हम इसमें समाहित कर सके हैं। आप गाने में देखा होगा, गाना में बहुत सारे हरियाणवी गाने में लोगों ने पंजाबी के शब्द धीरे-धीरे इस्तेमाल करने शुरू कर दिए, अंग्रेजी भी आ गई, पंजाबी का भी इन्फ्लुएंस आ गया। तो जिस के वर्ड आपके हिंदी भी समृद्ध हुई, अंग्रेजी ग्लोबल लैंग्वेज इससे वजह से बनी है, क्योंकि वो इट इज नॉट अ डेड लैंग्वेज। आप जब दूसरा तरह बोरो करना लेना बंद कर दो तो आप मृत हो जाओ। तो भाषा जो है ना, एक रिवर की तरह है, वो बहती रहनी चाहिए, उसमें नए नए शब्द जुड़ते रहने चाहिए, जब भी जीवित रहेगी। अब हम अपने दादा के टाइम की हरियाणवी सोचेंगे ना, हम न्यू बोल रहे हैं, प्योरी जो ये प्योरिटी का आइडिया है ना, ऐसा कुछ ना होता, विद टाइम आपने चलता रहना पड़ेगा। तो हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सर्वे करवा के अगर हरियाणा गवर्नमेंट चाहे प्रॉपरली, तो बहुत सारा एक शब्दकोश, और इसने सिलेबस में लगा दे 5वीं तक, जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में है कि आप मदर टंग पढ़ाओगे, तो मदर टंग में जो तीसरी लैंग्वेज पढ़ाओगे हिंदी अंग्रेजी के अलावा, या तो हिंदी स्पीकिंग स्टेट मानना, तो आप हरियाणी तो 5वीं लागू कर दो। आप कायदा बना दो ना, पहली का कायदा बना दो, 2-3 कहानी डाल दो 5वीं तक, तो हरियाणवी भी बेसिक पढ़ा लो आप 5वीं तक, क्या दिक्कत है। तो जो भी हरियाणा का है, आजकल हरियाणी नॉन हरियाणवी का बड़ा इशू चल रहा है, हरियाणा में बहुत नॉन हरियाणवी आ गए हैं, तो आप सब के लिए वो कर दो कि भाई हरियाणी सब न पढ़नी पड़ेगी 5वीं तक, तो वो कोई इशू नहीं है। पर हाँ, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप सर्वे करा सकते हो कि हाँ, यहाँ की लैंग्वेज में बोलिए हम क्या वेरिएशन है, बांगर में क्या वेरिएशन है, देशवाड़ी में क्या है, और आप एक कॉमन ग्राउंड बना के उसके हिसाब से आप लैंग्वेज घड़ सको। अरे नू भी क्या कर कि बोली भाषा मतलब
जड़े राज होगा या राज के लोग जिसने बोली ने बोलेंगे या जिस भाषा ने बोलेंगे उससे की ये प्राथमिकता बन जाया करे भाई ठाडी लग गया करे है ना। तो मैं तो बल्कि पॉलिटिशियन में भी कई बहनू देखा करूँ कि मैंने कोई पॉलिटिशियन मिला था हरियाणवी में कौन सा बोल रहा है उसका हरियाणवी में इंटरव्यू कर कितने के भी हो है ना। और एक आधे तो ये इसे मिले हैं कि उनने जोड़ तोड़ करके उनने जुगाड़ कराया है कि मतलब आंधी तो नहीं है लेकिन बोल लेंगे लेकिन थोड़ी हिंदी भी बोलने ही डालते हैं ना। तो पॉलिटिशियन में भी मैंने कहूँ कि वो हरियाणवी बोलनी चाहिए मतलब कितना इंटरेस्टिंग लगा विधानसभा का कोई सत्र होने लग रहा है। हालांकि मैं लिखा पढ़ी हो जाए अपने बयान के लिए भाई फलाने ने स्टेटमेंट दे दिया लिखा पढ़ी में हो सके थोड़ी अड़चन आ जा लेकिन मतलब क्यों ना ऐसा करा जा सके है ना। हाँ तो यही है ना ये पूरा डीकोलोनाइजेशन का मतलब कहूँ इसमें एक प्रोसेस है जो आपका दिमाग ब्रिटिश टाइम तक खराब हो रहा है। शुरू में हिंदी अंग्रेजी ना लेकर के अंग्रेजी बोलनी चाहिए अंग्रेजी बुलवाओ क्यों बुलवानी अंग्रेजी। एक उम्र आओगे आप अपने आप सीख जाओगे बोलनी कोई जरूरी ना है। बच्चा जितना आपका मल्टीलिंगुअल होगा ना वो उसकी ही उतनी मेंटल मैथमेटिकल एनालिटिकल एबिलिटी उतनी तेज होंगी जितनी ज्यादा भाषाओं का अपना ज्ञान होगा। सिंगल एक लैंग्वेज का वो बना के आदमी का दुनिया जो है ना वर्ल्ड व्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ये हमने हरियाणवी आवा है तो हमने गांव में अपने भैंसा का बेरा है क्योंकि बहुत सारे शब्द जो है ना हरियाणवी के वे उस व्यवहार से जुड़ रहे हैं जो उड़े के लोग करा करते। अब खेती मेन काम था और पशु रखना। मैं कदे मार्केट में जाकर तो मेरे तो दुपट्टा नहीं निकलता मैं भाई लुगड़ी दिखाइए है ना मतलब लुगड़ी में आज तक मतलब शायद ही कोई ऐसा समय होगा कि मैं लिखूं हूं तो मैंने मतलब लुगड़ी लिखूंगी मैं ज्यादातर है ना। तो दुपट्टा चुनरी ये शब्द आते नहीं। जब मैं भी कपड़े को कपड़े में लत्ते का यूजुअली लत्ते ना पहरे या उगाना अंडा है बिना चप्पल के। तो ये जो शब्द हैं जितने भी हमारे बहुत सारे मुहावरे जो थे ना या एक नकल मारना था वो सारा खेती के कुछ टर्म या भैंसों से रिलेटेड वो जो जीवन था ना हरियाणवी लाइफ जो थी वो जबान उसी में लिखड़ी थी उनमें के वो खत्म होता जा रहा है लेकिन वो जबान में बच सके जब आप उसमें कुछ कोडिफाई करोगे आप उसने वैसे बोलोगे शायद हमारे बच्चे उस जीवन वो नहीं जी सकते जो हमने जिया है 30-20-25 साल पहले वाले। लेकिन हाँ लैंग्वेज के थ्रू एक वर्ल्ड व्यू जरूर मिल जाएगा कि वह दुनिया कैसी थी। एक आपके नए गेट नए वेस्टेज खुल जाते हैं जब भी आप नई लैंग्वेज सीखते हैं ना स्पेनिश जर्मन सीखोगे तो आपको जर्मनी की हिस्ट्री जर्मनी की बहुत सारी जो चीजें ना वो पता लगेंगी। और कितने कितने मन्नू भी महसूस हुआ अगर कि जो बोली हैं वह अपना एक संघर्ष ने भी बयां कर रहे हैं कि कितना कठिन संघर्ष रहा होगा और उस संघर्ष के बीच में खिज में प्रेम में वो शब्द भी लिखे होंगे है ना। खिज में के रयो कर ले है ना। और प्रेम में आप देखो कि ए मेरे चांद करिए यो काम है ना अपनी माँ मुझे जब खुश होंगी तो मतलब देखो मतलब हमारी तुलना चांद गिला करने लग रही है मेरी माँ है ना कि मेरी चांद कर ले यो काम और जब छो में हो तो आप देखो है ना। तो मतलब कोई बोली भाषा जो अपना एक संघर्ष भी बतावे हो कई मतलब साल का लगा लो इसने कई सदियों का संघर्ष लगा लो। तो मैंने बेरा नहीं क्यों जब मैं जाया करूँ ना तो मैंने नुए फील होया करे कि हरियाणवी लोग जो है या बोली कितने संघर्ष के बाद आई हो किस संघर्ष में उन लोगों ने ये शब्द आए होंगे उनके जहन में या उनकी जुबान पे। हरियाणवी स्वराजीवन जो है उसका इतिहास ही संघर्षशील रहा है क्योंकि यहाँ इतने युद्ध हुए ये बहुत रफ ट्रेन रहा है हरियाणा का ना। गांव उजड़ते रहे बसते रहे माइग्रेशन बहुत हुआ है। हम बहुत स्टेबिलिटी और पीस के दौर में पैदा हुए हमने वो दौर नहीं देखा। आप 100 साल पीछे चले जाओगे 1800 के हरियाणा 1700 के हरियाणा ये मैस था पूरा रीजन। तो आड़े लोग गांव बस से जा करते हैं देखो ये इस गोद के लोग इस गांव में क्यों हैं ये कितना आ रहे हैं। तो ये इतनी ज्यादा माइग्रेशन थी आपस में ना हरियाणा में क्योंकि कितना हमला हो गया फिर आड़े थे उठ के उड़े चले गए। तो लैंग्वेज भी इसलिए ज्यादा रफ भी है जो लोग है ना कि वाई सो मच स्ट्रेट इन योर फेस कि हरियाणा थारी नुक्कर बोलो क्योंकि हमारा जीवन उसारा है वो हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ इतनी ज्यादा रही है ना। जैसे हरियाणा में मैं हमेशा सोचूं एक लड़की थी उसने मेरे से पूछा था वो हरियाणा के ऊपर रिसर्च करने लगती है यहीं हिसार की लड़की थी कार्डिफ यूनिवर्सिटी जा रही थी पूछा उसके सर हरियाणवी का थैंक यू में इक्विवेलेंट क्या है हरियाणवी में। तो मैं कहा यार थैंक यू मैंने मिला ही नहीं। मैं कहा शुक्रिया उर्दू का हो गया धन्यवाद हिंदी का हो गया हरियाणवी में थैंक यू ना कहेंगे कि इतना भला हो क्योंकि हरियाणवी में आज से कोई वर्ड ही नहीं बना क्योंकि मेरे ख्याल तो वो जीवन ऐसा था उसमें जरूरत ही ना पड़ती थैंक यू करने की। वो कल्चर नहीं था ना थैंक यू करने का ये थैंक यू बोलने का कल्चर होगा तो थैंक यू वर्ड होगा ना। तो तेरा भला हो जाता मगर बड़े बुजुर्ग भी जो यार थे ना आशीर्वाद दिया करते बेटी जीवती रहे। थैंक यू तो किसी ने नहीं बोला ना मारते बड़ा बेटा जीवती रहे आशीर्वाद दिया करते। तो जिस एरिया में कल्चर इस टाइप का है वहां वो वर्ड होंगे भी नहीं। जैसे गर्लफ्रेंड का कोई इक्विवेलेंट है हरियाणा में। अब ये कुछ भी बना रहे हैं जैसे लाडो वर्ड था इन्होंने बहुत विकृत कर दिया। लाडो तो माँ बाप अपनी बेटी ने कहा करते या बड़ा भाई अपनी छोटी बहन ने कहा करता उसको ये जैसे गर्लफ्रेंड के लिए यूज कर रहे हैं।
हाँ कई कई गाना में मैंने सुना। हाँ और जो करीब मैं आपने बहुत खूबसूरत बात बताऊंगी कि नोएडा ते जब गांव का नहीं मैं सफर करती जाऊँ को मानस पिछाड़ लेके मैं मीडिया में हूँ, तो वो मेरा नाम से भूल जाऊं मैंने ए लाडो, मतलब मेरे पिताजी के उम्र का व्यक्ति है, उनते भी बड़ी उम्र का, ए मेरी माया, ए मेरी लाडो, है ना, मतलब वो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जब गाना में मैं देखूं ये शब्द वो अपनी मतलब गर्लफ्रेंड या मतलब एक लवर के लिए यूज करते हैं, तो मतलब उसकी विकृति होगी। लेकिन एक तरह मैं न्यू भी उसमें समझ सकूं कि हाँ भाई उन दोनों शब्दों को ना तो क्या करेंगे। एक सिंगर का मैंने सुना था, उसका तर्क नहीं था कि बोला कि अपने किसी पसंदीदा व्यक्ति के लिए वो तर्क है, मतलब पसंदीदा व्यक्ति के लिए वो तो आप कुछ भी इंटरप्रिटेशन कर लो, लेकिन एक वर्ड था, आपने इसको दूसरे सेंस में यूज करने लगे। पर वही है क्योंकि यहाँ वो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि यहाँ को गर्लफ्रेंड थी नहीं हरियाणा में, उस लाइफ में हो ही नहीं सकती थी गर्लफ्रेंड आपकी। गांव बेस्ड जो लाइफ है उसमें गर्लफ्रेंड कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो कॉन्सेप्ट नहीं है तो वर्ड कहाँ से होगा? वो वर्ड भी तो तभी आएगा ना जब कॉन्सेप्ट होगा। तो हमारा क्या होगा ना, हमारा 30-40 साल में हमारी जिंदगी यहाँ से वहां चली गई, इतना माइग्रेशन देख लिया शहरों में, हमारा समाज पूरा चेंज हो गया, हमारी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, गांव की जो रूरल बेस्ड इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली शहरी होती जा रही है, नौकरीकरण सब शहर में जहाँ है, नए नए टर्म, नए नए आइडिया, नए नए जो है ख्यालात आए हैं, तो वो सब कुछ फ्लक्स में है, इसको भी स्टेबल होने में टाइम लगेगा। और भले ही सर कोई लाडो शब्द ने मतलब को शहर में रहनी आदमी वो अपनी महिला मित्रताएं इस्तेमाल कर ले, लेकिन जब हमारे जैसे गांव देहात में जहाँ मेरा कोई ताऊ, मेरा कोई काका जिसने मेरा नाम याद हो, और वो जब लाडो बोल रहे हैं मतलब तो वो गुस्सा भी आवे है। इस बात पर मैंने वो पोस्ट लिखी थी बहुत कि ये बहुत विकृति फैल गई है कि मतलब उसके चक्कर में वो ये नाच भी जो हरियाणवी सिंगर, करंट हरियाणवी सिंगर्स कुछ वो इसे कॉन्सेप्ट लेकर आने लग रहे हैं जो है ही नहीं। साहित्य गांव देहात की है, कम तक मुझे इतना जान लेना चाहिए, है ना, बिल्कुल। पर वो है, वो शायद यूथ इसे गाने नहीं सुनता होगा, भगवान जाने की है जो भी रीजन है। लेकिन हाँ विद टाइम आपके बाहरी दूसरे जैसे पंजाबी के बहुत सारे टर्म में हरियाणवी गाना यूज होने लगे, नेचुरली यूज होने लगे, हम भी समझने लगे, कल्चरल इन्फ्लुएंस रहा है उसका। तो ये तो भाषा के लिए विद टाइम कुछ विकृतियां, विसंगतियां और ये सब चलता रहेगा, जाता रहता है। अब सर हम थोड़ा म्यूजिक इंडस्ट्री की बात करें, है ना, पहले जो कर रागणी थी इब हम देखने लाग रहे हैं कि नए फ्यूजन तर रागणी आने लाग रही हैं। मैं देखने लग रही हूँ कई सारी जो रागणी बड़े बड़े अच्छे तरीके से मतलब पॉप बीट्स में आने लग रही है ना, इसने भी अपन माना कि नया बूम है यो। और कितने कितने इसमें जो मैं नाम ले वो मैं करूँ कि उन सिंगरा का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो ये जो सीडी डीवीडी आया करे थी, है ना, जब तक नरेंद्र बलारा हो गए, उनमें राजेश सिंह पुरिया हो गए, तक उनके गाने चलन लग रहे हैं ना, तो इनने बड़ा मतलब संभाल कर रखा है वो कल्चर, वो कंटिन्यू रखा, वो खत्म ना होया, मतलब एक ना कंटिन्यूटी बनी रही। हरियाणा में हमारी मतलब एक सिंगर थे, बात हो रही थी हरियाणवी सिंगर थे कि मैं हरियाणा और पंजाब के म्यूजिक में फर्क क्या है। वहाँ उनके पास इतना ज्यादा कंटिन्यूटी रही है ना कल्चरल 100-200 साल की, और सारा साहित्य वहाँ कॉमन फोकलोर का पार्ट है। मतलब अमर सिंह चमकीला जो गा के गया है, अगर कुलदीप मानक कुछ गा के गया है, ठीक है, सुरेंद्र शिंदा कुछ गा के गया है 70s 80s 90s में, वो वही आइडिया जो है ना आज भी मॉडर्न न्यूज में यूज करने लग रहे हैं। हमारी बदकिस्मती की रही कि हमारा लैग आ गया, एक बीच में इतना बड़ा गैप आ गया कि जैसे हमारे यहाँ सांग का बहुत बड़ा तगड़ा बूम था 1904-5 से लेके जब एरा शुरू हुआ, दीपचंद बामन थे, खांडे वाले थे लेके, और 1947 तक जब तक पार्टीशन हुआ, तो हरियाणवी म्यूजिक जो विद इन हरियाणा बहुत ज्यादा बूम पे था। मतलब ये सुपरस्टार से कम नहीं थे लोग अपने टाइम पे, अगर आप उसको उस टाइम सोचोगे, क्योंकि इनकी इतनी डिमांड थी। बाजे भगत हो गया या दयाचंद माइना तो लेट आया, दयाचंद माइना वाज अ प्योरली अ पोइट। लक्ष्मीचंद हो गए, मांगेराम हो गए, बाजे भगत हो गया, खीमा कुतबी हो गए, और बहुत लोग थे इसमें। तो ये 20s से लेकर 50s तक बहुत ज्यादा बूम था इस एरिया में म्यूजिक कल्चरल इंडस्ट्री का। अगर आपने वो फिल्म देखी हो लक्ष्मीचंद जो बनी थी अभी रिसेंटली, उसमें थोड़ी कमियां हैं जो भी है, लेकिन जिस तरह भी बनाई गई तो वो एक एरा दर्शाव है, तो वो बहुत बूम पे था। 47 के बाद क्या हुआ, लक्ष्मीचंद की डेथ के बाद बहुत सारे साजिंदे जो थे वो मुस्लिम थे, क्योंकि इसमें गाना और बजाना इकट्ठा होता है। कहते हैं कि बिना साजा के गाना, कि गाने का बजाना जरूरी होता है, अकेला आदमी गा नहीं सकता। तो साज वाले तो सारे पाकिस्तान चले गए, तो यहाँ पे गाने वाले क्या करेगा अकेला? तो वो जो कला थी शास्त्रीय सारंगी बजाना, वो कब खत्म हो गया, कंटिन्यू रहा बहुत कम। राय धनपत सिंह थे, मांगेराम थे, इन्होंने कंटिन्यू करा अपने लेट, मतलब देवर ऑन देयर डिक्लाइन 60-70 आते आते, और उस टाइम पे 60-70 में बॉलीवुड म्यूजिक आपके घर घर में पहुंच गया था। तो वो आपका यहाँ का ट्रेंड खत्म हो गया, क्योंकि सॉन्ग बहुत लंबे चला करते पूरी रात, तो इतना एंटरटेनमेंट भी नहीं चाहिए था। आदमी की लाइफ व्यस्त होती जा रही थी, तो 1-2 घंटे की 3 घंटे की फिल्म देख ली।
70s में है, क्योंकि बदकिस्मती है कि जैसे पंजाब में देखोगे ना, आपको पुरानी गाने ऑडियो फिर भी मिल जाएंगे किसी पुराने सिंगर की, 50s 60s के सिंगर से उनकी पंजाबी फिल्में बनती थी। हरियाणा में मैं आज तक मांगे राम की, जो कि पोस्ट पार्टीशन फिनोमेना है, 50s 60s तक उन्होंने सॉन्ग करे हैं, 70s में राय धनपत सिंह ने सॉन्ग करे हैं, और वो कोई भी उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है अवेलेबल। उनका काम बस हाँ लिखित में है, और किताब आपने बेराज को पढ़ना नहीं चाहता आजकल, ऐसा दौर आ रहा है। 70s के बाद फिर ये दोबारा रागनी 80s में उठी, तो हमारा जो कल्चर बचाया है एक तरीके से, क्योंकि रागनी जो थी ना वो विकृत रूप है सांग का। राग सांग क्या होता था, पूरा जैसे एक हीरा झा किस्सा है, वो 3 दिन चलेगा, रात को पूरी 3 रात गांव में सांग होगा, उसमें कोई 10-12 रागनी है, किस्से में वार्ता होगी, रागनी होगी। तो रागनी कंपटीशन वाला ने क्या करे, 80s लेट 80s से जब रागनी कंपटीशन शुरू हुए, 2 सिंगर आपस में बिड़वाने शुरू कर दिए रात ने, वे एक इस किस्से की रागनी गाओगा, वे रागनी उठा ली विदाउट कॉन्टेक्स्ट, रंग काट, वो आपस में रंग मतलब उनका म्यूजिक का कंपटीशन है। तो हमारी जो जनरेशन बड़ी हुई ना, वो सांग पे नहीं, वो बड़ी हुई रागनी कंपटीशन आ देख के। रागनी कंपटीशन थोड़ा सा अगर टाइम है तो मैं बताना चाहूंगा कि मतलब थोड़ा बारीकी वाला काम, ये थोड़ा इनर सर्कल की नॉलेज है रागनी वाले, जो अगर नहीं सुनते बाहर लोगों के लिए। जैसे जो उसको जो गाता था ना लक्ष्मी चंद जो हो गए, मांगे राम, राय धनपत सिंह, उसको हम कहते हैं पक्का साज, क्योंकि उसमें मात्रा नहीं कटती। संगीत में जो वो गाते थे ना, उनके जो बजाने वाले होते थे सारंगी के और इसके हारमोनियम के, ठीक है, वो जो उनके पास था उसपे मात्रा नहीं कटती। उसपे मात्रा मतलब अगर वो गाएगा जैसे देश मालवा राजपुताना, एक रमणीक शहर उज्जैन होया, तो वैसे गाते थे वो। तो ये पूरा क्लासिकल, पूरा हिंदुस्तानी क्लासिकल गाते थे हरियाणवी में। तो जो हरियाणवी फूड लगता था ना कि मतलब बैंडन लाग रहे हैं ना, गाना नहीं आता, वो नहीं था। वो प्रॉपर गाते थे, उसमें पूरी मात्रा थी उनके साज में, वो तो साज कटता नहीं था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने घड़वा बेंजू लिया है, देसी सौदा, घड़वे पे मात्रा कट जाती है। जब अब घड़वे पे ये गाना कोई गा नहीं सकता। ये राग जो मैंने अभी गाया ना, ये रंग इसको बोलते हैं, ये राय धनपत सिंह का बहुत फेमस रंग है। तो इसको आप रागनी पे पूरा ही नहीं कर सकते, घड़वे और बेंजू पे, क्योंकि उस पर साज कट जाता है। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिल्मी बीट उठानी शुरू कर दी। जो 70s 80s के बॉलीवुड के गाने थे ना, उन पे वे रागनी ने उस पर फिट कर दी। तो हाँ, तो वो विकृत होगी। तो हम देखने तो वे लग रहे हैं, हमारी जनरेशन अभी भी देखी है, पर हम उस समय रूम रह गए कि इतना बढ़िया प्योर क्लासिकल सिंगिंग थी हरियाणा की, इतना बढ़िया साजा गाना था, वो खत्म हो गया। अच्छा, बंदा मीर साहब ने हीर रांझे का किस्सा लिखा है ना, उसमें के सुतरी डाकनी है, घर आते ना जावे चाहे, भैंस ना चरावे चाहे, ई डाल की। तो हम नु माने कि बहुत सारे जो पाकिस्तान गए हैं भाई, इब भी हरियाणवी बोलने लग रही है। हाँ, वहाँ भी हरियाणवी बोल रहे हैं और रागनी गाँव है। और मैं जिस आप फोक म्यूजिक की बात कर रहे हैं, मैं देखा करूँ वीडियो उड़े की, और मन ने ये फोक म्यूजिक अपने तक गणा न्यून गणा लग गए हैं। मैं थोड़ी सी मैं कहूँगा पाकिस्तान को है, हमसे ज्यादा संगीत की समझ है उनमें, उनका मतलब गला भी पक्का है, पता नहीं जो भी रीजन है, तो वो है। तो ये जो कल्चर था हमारा कट गया। फिर ये 90s में आके ना आपने फिर वो थोड़े से उसमें वो रंग भी आ गया, बाबी री बाबी, बग्गी डाटी है, मन मत नाटी है, तो वो थोड़ा पॉप एलिमेंट और मतलब बॉलीवुड की तर्ज होगी, हम तर्ज कहते हैं। और उस टाइम पे इनके आगे नरेंद्र बलारा के नाटक राम मेरांडा, हाँ। तो उस टाइम जो मशहूर हरियाणवी लोग रहे जिन्होंने मतलब रागनी गायक, जिसमें सबसे ऊपर राजकिशन अगवानपुरिया, मास्टर सतबीर पाले राम, राजेंद्र खरकिया, सुनील दुजानिया, कुछ शायद नाम बाली शर्मा, मैं नाम एक आधा भूल भी जाऊँ, बहुत सारे सत्ते फरमानिया, बहुत नाम है जो आज तक कंटिन्यू हुए। फिर ये रागनी का कल्चर खत्म हो गया, लेकिन ये फिर भी नाटकों ने कंटिन्यू रखा, जो आपके नरेंद्र बलारा और जो ये राजेश सिंह पुरिया की, ये राजेश सिंह पुरिया को मैं उसको ये नहीं कह सकते कि वो रागनी गायक था, रागनी से कोई रिलेशन नहीं है, रागनी पैरेलल स्ट्रीम है। जब से सीडी वीसीडी आई ना हरियाणा में 80s के बाद, तो ये आगे फिर नाटक भी आगे, और राजेश सिंह पुरिया के जैसे कलाकार आ गए, या गिट पिट जैसी एल्बम आ गई। ये 2000 तक कंटिन्यू रहा, 2000 तक रागनी भी कंटिन्यू हुई, 2005-06 तक। फिर रागनी अपने डिक्लाइन पे चली गई, क्योंकि ये जैसे आजाद खंडा खेड़ी वगैरह, ये भी राइटर जो सिंगर थे वो भी डिक्लाइन पे चले जाते। अब रागनी दूसरी एक पैरेलल स्ट्रीम है, वो बहुत लो पे है, वहाँ भी मुनिगर पाबड़ा और एक गगनाऊ का लड़का है, बहुत सारे 3-4 हैं, रोहित निराना है, तो वो अपना कर रहे हैं काम। पर वो बिल्कुल अब उस पे है, क्योंकि एक दो चीजों का राइज हुआ। एक तो ये जो ऑर्केस्ट्रा बेस्ड डांस था, जो कि हमने यूपी से बोरो किया है, हरियाणा का वो नहीं है। यूपी बिहार में ऑर्केस्ट्रा पे डांस होता था, ये जो लड़कियां नाचती हैं, ये बूम हुआ है 2013-14 के बाद, सपना चौधरी का राइज।
फिर वो बिग बॉस तक गई, वो सब बाकी और उसी छोटी सपना 10 उस जैसी और आ गई है। वो मोस्टली उनका बैकग्राउंड हरियाणा का नहीं है उस लड़कियों का, और ये म्यूजिक हरियाणा में था ही नहीं, जिसको आज लोग हरियाणा में बता रहे हैं ना ये डांस फॉर्म, इसका हरियाणा से कोई रिलेशन नहीं है हिस्टोरिकली भी और प्रेजेंट में भी। और वो सपना के लिए चढ़ा और सपना के लिए उतर गया, मतलब वो पॉपुलर नहीं है, लोग वैसे उसने शो देखने जाते होंगे, बस किसी ने डांस देखना तो चला गया, पर जो उसका ट्रेडमार्क था ना, जो उसका सिंबल थी एक लड़की सपना चौधरी, उससे गला चढ़ा गया। जो सपना ने प्रोफेशनल गाना में शिफ्ट कर दिया तो वो भी धीरे धीरे धीमा पड़ गया, उसकी वैल्यू आपने देखा कि दूसरे सपना नहीं आई उसमें, क्योंकि वो जब उसके जो आर्टिस्ट थे, उसके जो स्टेज के गायक थे, अब जब आपने रेगुलर जॉब मिलने लग रहा है, ठीक ठाक आपके पैसे बनने लग रहे हैं म्यूजिक वीडियोस से, तो सब उसमें शिफ्ट कर गए। उसमें भी बहुत वेरिएशन आ रही है हरियाणवी म्यूजिक में। पहले आता ये सिंपल पॉप और मतलब है कि तेरी सैंडल ने पाड़ बगाई सारी गाड़ अच्छा, वापी मेरी जान बांगरो, हाँ, यो गाना कितना पॉपुलर होया हाँ, था। मैडम बैठ बुलेरो हाँ, में। और कितने कितने मैंने मानू कि जो पॉप इंडस्ट्री हरियाणा की, उनमें इनका बड़ा योगदान रहा। मेरी जान बांगरो, मैडम बैठ बुलेरो में, है ना, इनने मैं बिल्कुल इन्होंने कंटिन्यू रखे हैं। तो वो जो था वो अर्ली 2000s मिड 2000s का जो गाने ये जब बनने हुए सीडी वाले गाने, तो ये चलते चलते फिर 2016 20 24 तक ये कंटिन्यू रहे, और इसमें रिफाइनमेंट आती रही विद टाइम। अगर आप देखोगे ना कि नए नए सिंगर आते रहे, नए नए आइडियाज आते रहे, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी इनहांस होती गई चीज़ों की, है ना, बहुत फर्क उसमें धीरे धीरे छन छन का चीज़ आने लगी। पहले तो सारे भाभी या डीजे वाले गाने बनाया करते हरियाणा में, क्योंकि मेरे याद है सन 2005-4 में हम जब कभी डीजे बना चाह करते ना, तो खाली पंजाबी गाने बजाते नाचन खाता, एक आधा हरियाणवी गाने बजाता। ईव आप देख लोगे पंजाबी गाने की जरूरत ना बस्ती के, मतलब खाली आप प्योरली हरियाणवी गाने बजा सको, आपको इधर को 100 हरियाणवी गाने होंगे डीजे बजाने खातर आज की डेट में। और मैं इतना हैरान रह गया, मतलब मैं श्रीलंका गया था तो वहाँ भी हरियाणवी गाने बज रहे थे। वो एक ऑटो वाला सपना चौधरी के जो गाने बजा रहा था, या मैं कहीं और स्टेट में जाता हूँ तो हरियाणवी गाने मैंने बहुत सारी जगह देख लिए। मैं बुंदेलखंड गया, वहाँ की शादी में हरियाणवी गाने बज रहे थे। अरे यू बात को ना कि हरियाणवी इंडस्ट्री में आदमी आदमी दिखे है ना, छोरी भी कितनी सारी आ रही है। हाँ, हर मतलब मॉडलिंग का बहुत सारे को अपॉर्चुनिटी और करियर एक मतलब वायबल अपॉर्चुनिटी है। पर अंजल दहिया को देख लो, मतलब उसको मतलब इतना उसने लीड मिल गई है इस एरिया में कि मतलब एक ठीक ठाक घर की छोरी भी मतलब इसने अपना करियर ऑप्शन बना सका है। अगर और रिफाइनमेंट होगी इसमें, अगर कुछ विसंगतियां हैं इसके बैक एंड में, अनप्रोफेशनलिज्म है और इसमें बहुत सारी दिक्कतें होंगी, लड़कियों को फेस करनी पड़ती होंगी इस क्षेत्र में, जैसे जैसे नहीं होती ना कोई इंडस्ट्री, वहाँ हर टाइप का एलिमेंट होता है। धीरे 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 जितना आप प्रोफेशनलिज्म उसमें बड़ा होगे ना, वो थोड़ा छन जाएगा, फिर प्रोफेशनलिज्म ज्यादा हो जाएगा, जैसे उसका कमर्शलाइजेशन होगा ना, तो मेरे ख्याल से और आगे बेटर अपॉर्चुनिटी आएंगी। और अब तो खाली वो उस पा रही है, कैमरे पा रही है, कल को वो टेक्नीशियन बनेगी तो डायरेक्टर बनेगी तो उसने और मौका मिलेगा। आज की डेट में मोस्टली जो राइटर हैं और जो बैक एंड का काम कर रहे हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो सारे लड़के हैं। धीरे धीरे आप देखना कि कल को लड़कियां भी, जो शायद इसने मॉडलिंग करी होगी, वो मॉडलिंग में इतनी ना चल ली, लेकिन उसने एक क्राफ्ट सीख लिया कि गाना कैसे बने हैं, तो क्या पता कल को वो अपना गाना बना ले, है ना। तो क्योंकि लड़कियों का सिर्फ कैमरे के आगे नहीं काम, कैमरे के पीछे होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो आइडियाज कैमरे के पीछे से ही आएंगे, कैमरे के आगे नहीं तो फिर एक जैसा ही गाने, एक जैसा ही कंपोजिशन, एक जैसा ही सब कुछ आता रहेगा। तो देखना वो धीरे धीरे होगा। और जो करिए ये हम अगर पॉलिटिक्स की भी बात करा तो मतलब मैंने बहुत कम नेता इसे दिखे जो हरियाणवी में को बड़ा सा ऐसा स्पीच देखते दिखे होंगे। बंसीलाल जी का स्पीच मन जरूर सुना था, जब बताने लग रहे भाई मैं तो देहाती किसान हूँ, आते खेती करी और पंखा देख सामने लगे और जो की चीज बिजली आई थी। तो इसे भी बड़े कम पॉलिटिशियन मैंने देखे हैं कि जिनने अपना स्पीच जो है डाल के हरियाणवी में दिया हो। हाँ, बहुत रेयर है वो। इसकी दिक्कत क्या है ना कि हमारा सबका वही माइंडसेट है कि बच्चा बड़ा हो जाए तो उसको हरियाणवी नहीं सिखानी, या वो अपने आप बोलनी छोड़ दे, क्योंकि नेसेसिटी नहीं थी। अब जब आपको हरियाणवी पे वोट नहीं मिलते तो हरियाणवी बोल लोगे क्या खत्तर, सादी बात है ना। हरियाणवी के बीच अपने वोट मिलेंगे तो आपने बोलनी पड़ेगी, हरियाणवी की जरूरत नहीं आज बोलने की। हाँ, लेकिन ईब जैसे मैंने भी को पोस्ट शेयर करी थी, आपने रणदीप सुरजेवाला का नहीं नवीन जिंदल का इंटरव्यू करा था, हरियाणवी बोली थी। अब वो हिसार साइड की जो मिक्स अग्रोही हरियाणवी होती है वो बोलने लग रहे थे, मर्चेंट क्लास वाली, उसमें उनकी थोड़ी टोन अलग हो जाती है। इसको हम सोशल एक्ट कहते हैं। और देखोगे वो विदेश में पढ़े मानस है। हाँ, पर वो ही वाज ट्राइंग, जितने भी तो बोली कि उन्होंने बोली। और मैंने मतलब इंटरव्यू तो पहले आज कर कोई बातचीत ना हुई, और मेरा एक चीज हुआ कोई इंटरव्यू होगा तो मतलब स्क्रिप्ट कोन है ना, ये भी मतलब स्क्रिप्ट कोन है ना, आगे मेरे पेज पे कि तनु सवाल से वो लिख के मैं बैठी होंगी, है ना, तो कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई कि मैं उन तो बता भी नहीं रखी कि मैं हरियाणवी बोलूंगी। वही बीच में कि ये मेरी हरियाणवी, और बाद में भी उन्होंने कही मन तो बड़ा बढ़िया लग गया कि कई दिन बाद हरियाणवी बोली। शायद उनकी मदर बोलती होंगी, वो अपने घर पे बोल, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पिक करी होगी उन्होंने। मैं फिर भी मान चलो भूपेंद्र हुड्डा जी बोल रहे हैं तो दीपेंद्र ने उस चक्कर में आ गई, या वो सोशल सर्कल ऐसा हो जो सारे बोल रहे हैं तो आप सीख लो।
बहुत सारों का ऐसा कल्चरल बैकग्राउंड रहा होगा जहाँ वो विमुख हो गए। वे क्या होता है ना, बच्चे को पढ़ने हरियाणवी पॉलिटिशियन बाहर भेज देता है, या तो दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में डीपीएस में पढ़ा होगा, फिर वो चला गया यूएस यूके अपने एजुकेशन करन, फिर उसकी वो है हेलीकॉप्टर लैंडिंग करवाई जाए है जब मिड 20s लेट 30s में कि आजा बच्चा अब तू इलेक्शन लड़ ले आड़े, तो वो होता है 30-40 साल इस एरिया ते बाहर रहा है, वो कितना हरियाणवी बोलेगा। फिर उसको फोर्स करो, फिर उसने सोचो कि उसने हरियाणवी भी आ जा, उसने यो भी आ जा। हाँ, दिग्विजय चौटाला क्योंकि अडेरा आया है, उससे फैमिली सर्कल में रहा है, उससे गिला बड़ा होया है, तो और कुछ अपनी भी पर्सनल चॉइसेस हो जाती हैं, आदमी को पसंद है नहीं पसंद है, तो वो रीजन है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना घना टाइम दिया, और जितने भी दर्शक इस टाइम इस पूरी बातचीत ने देखने लग रहे होंगे, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जानकारियां उन्हें मिली होंगी। और आप सारा के भी अगर कोई भी सवाल हो कि अगली बातचीत इस विषय पर होनी चाहिए, ये सवाल होने चाहिए, तो आप ज़रूर हमने लिख के भेजो। सर एक बार फिर तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना सारा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया सर। और कोई मैसेज जो आप हमारे दर्शक आते देना चाहो, कि मैं कहना चाहूँ? दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि मतलब डोंट लीव योर लैंग्वेज, अपनी भाषा मत छोड़ो कभी आप भी। भी तो अंग्रेजी बोल के थोड़ी सी मैं अंग्रेजी में बोलूंगा जी कि वो वाइडर ऑडियंस खातिर कि जो हमारे बाहर के सोफिस्टिकेटेड क्राउड है उसके लिए भी, कि जिस भी जबान जो भी जबान आपकी है, चाहे अवधी है, भोजपुरी है, मैथिली है, बंगाली है, छोटी छोटी छत्तीसगढ़ी है, अपनी भाषा मत छोड़ो कभी भी। हिंदी सीखो, अंग्रेजी सीखो, 4 जबान और सीख लो, अपनी भाषा मत छोड़ो, उसको कंटिन्यू करो, वो आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। सर बहुत शुक्रिया, आप सब ने यह बातचीत सुनी, आप सारा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम। राम राम।